हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। ये लेक्चर हमारे तेजस कोर्स का पार्ट है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कुछ सैंपल लेक्चर्स देखने के लिए, तो उनके लिए ये पहला लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री के एज ए सैंपल। आप देख सकते हैं ये अपने आप में बहुत कंप्लीट है और आपको एक ओवरव्यू देता है एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे टाइमलाइन की। तो आप इसे जरूर से देखो बिल्कुल एंड तक। और भी स्टूडेंट जिनको तेजस ज्वाइन करना है वो video.onlyis.in पर विजिट कर सकते हैं। तेजस एक प्रकार के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है। अगर आपको इसके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मेल करिए info@onlyis.com पे, या फिर हमें कॉल करें 7007931912 पे। गाइस वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो से हम चालू करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का क्रैश कोर्स, और इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें मेनली हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन, मेनली द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और उसके बाद वी विल आल्सो कंप्लीट द प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए, आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे रिगार्डिंग एंशिएंट, मिडाइवल एंड कल्चर पीरियड, ठीक है। तो वो डाउट्स ऑलरेडी मैं अपने लाइव सेशन में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन विल बी अवेलेबल सून, सो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप इन लेक्चर्स को देखिएगा, अदरवाइज इट वोंट बी ऑफ एनी यूज। फाइन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर बेसिक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले आता है बीसी एंड एडी का कॉन्सेप्ट, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, या फिर आप कह सकते हैं बीसीई एंड सीई का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले आप एक चीज़ मुझे बताइएगा कि मान लीजिए अगर आपके दादाजी को ये बताना होगा कि उनके टाइम पे महंगाई कम थी, तो वो किस प्रकार से बताएंगे? वो कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ पर हम 1 रुपये लेके जाया करते थे और 2 बोरी भर सामान लेके आया करता था, ठीक है। एंड तुम्हारे टाइम पे हमें 100 रुपये का एक ढंग सा बर्गर भी नहीं मिलता है, ठीक है। वो ऐसे बताएंगे कि आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ पर 10,000 के नोट चला करते थे, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर, आज से। सो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट। उसी प्रकार से किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को समझाने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तो हिस्ट्री में भी बनाया गया होगा। तो व्हाट इज दैट रेफरेंस पॉइंट? दैट रेफरेंस पॉइंट इज 0, और इसे इक्वेट किया गया है लॉर्ड क्राइस्ट के बर्थ के साथ। मतलब जब लॉर्ड क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो उससे पहले के जितने भी इवेंट थे उन्हें बीसी कहा गया, और लॉर्ड क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितने भी इवेंट हुए उन्हें एडी कहा गया। एडी को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट गो टू एडी बिकॉज यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो अभी बीसी पे फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए लॉर्ड क्राइस्ट आज पैदा हुए, ठीक है। अब उनसे पहले के जितने भी इवेंट्स हैं उनको हम बीसी से डिनोट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2500 बीसी में गीज़ा के पिरामिड्स बने थे, ठीक है। मतलब लॉर्ड क्राइस्ट के पैदा होने से 2500 साल पहले ही गीज़ा के पिरामिड्स बन गए थे, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी बुक में ये लिखा रहता है कि 2500 बीसी में गीज़ा के पिरामिड्स बने थे, तो मतलब जब लॉर्ड क्राइस्ट पैदा हुए थे उसके 2500 साल पहले गीज़ा के पिरामिड्स बने थे। लेकिन अगर मुझे ये बताना हो कि आज से पहले, अगर मुझे रेफरेंस पॉइंट आज रखना हो, तो फिर मैं कैसे कहूँगा? अब देखो 2500 गीज़ा के पहले, 2500 ये, और अभी कितने? 2000 साल, ठीक है। तो आप इनको ऐड कर दो, मतलब आज से 4500 साल पहले गीज़ा के पिरामिड्स बन के रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर पूरा खेल रेफरेंस का है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ। बीसी क्या है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। लॉर्ड क्राइस्ट के पैदा होने से पहले क्या क्या इवेंट हुए उनको हम बीसी से डिनोट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको कि अगर कोई बोल रहा है 2500 बीसी, या फिर इन शॉर्ट अभी याद रखो 2500 बीसी में गीज़ा के पिरामिड्स बने, मतलब लॉर्ड क्राइस्ट के 2500 साल पहले गीज़ा के पिरामिड्स बन गए थे। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ 4500 साल पहले बने, मतलब आज से 4500 साल पहले गीज़ा के पिरामिड्स बने, तो रेफरेंस पॉइंट ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा इतने अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं दूसरी जगह, एडी। अब लोग ना इसे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसे बोलते हैं आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, बट इट इज़ नॉट आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, इट इज़ एक्चुअली एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आर लॉर्ड, ठीक है। मतलब लॉर्ड क्राइस्ट पैदा हुए तब से अभी तक जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या होने वाले हैं उनको हम एडी में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि 1947 एडी में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। इसका मतलब क्या है? लॉर्ड क्राइस्ट के पैदा होने के 1947 साल बाद इंडिया को आज़ादी मिली, ठीक है। 1526 एडी में मुगल्स ने इंडिया को कैप्चर किया, तो मतलब लॉर्ड क्राइस्ट के 1526 साल खत्म होने पर मुगल्स ने इंडिया को कैप्चर किया। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? अब देखो, अब ये आफ्टर डेथ क्राइस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है, वाई इट इज़ रॉन्ग, मतलब हम ये आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट क्यों नहीं बोल सकते? देखो, मान लो आज जीसस क्राइस्ट पैदा हुए,
अब ऐसा तो नहीं है सुबह पैदा हुए शाम को मर गए, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। मतलब आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि सपोज वो उन्होंने सुबह सुबह बर्थ लिया और वो शाम को उनको साल्वेशन प्राप्त हो गई, ऐसा तो नहीं है, कुछ टाइम तक रहे होंगे। तो फिर वो बीच के इवेंट कहाँ जाएंगे? वो तो फिर भाई आफ्टर डेथ में नहीं आ पाएंगे ना। आप बोल रहे हो कि उनके डेथ के बाद, तो उनके डेथ के पहले क्रूसिफिकेशन हुआ था उनका, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो वो सब कहाँ डालोगे आप? नहीं डाल पाओगे ना। इसलिए इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब जब से लॉर्ड पैदा हुए हैं सब कुछ हो रहा है, जैसे क्रूसिफिकेशन हुआ एंड बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और होते रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको BC एंड AD का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है, कि BC क्या होता है, AD क्या होता है। बट फिर से एक और बार शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूँ। लॉर्ड क्राइस्ट 0 ईयर्स के हैं, उससे पहले की इवेंट्स को हम कहेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट ऑफ लॉर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2500 BC में क्या बने? हमारे गीज़ा के पिरामिड्स बने, ठीक है। लेकिन अगर आज से हमें रिलेट करना है तो 2500 प्लस अभी जितना पीरियड हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल 2000 साल हो चुके हैं, तो ऐड कर दो, मतलब 45 साल पहले गीज़ा के पिरामिड्स बने, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आज और 0 रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। इसके बाद AD का कॉन्सेप्ट एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ आर लॉर्ड क्राइस्ट, नॉट आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ आर लॉर्ड क्राइस्ट। जो भी इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, 1526 में मुगल्स अटैक्ड इंडिया, ठीक है। सो इट इज़ ऑल क्लियर ना? चलिए, वेल एंड गुड। लेकिन 2 और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आपने सुने होंगे, BCE एंड CE, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। इसे कई लोग करेंट एरा भी कहते हैं, दैट इज बिफोर करेंट एरा एंड दिस करेंट एरा। नाउ व्हाट इज दिस BC एंड C? आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो रेफरेंस लाइन थी दैट वाज एक्चुअली मेड बाय क्रिश्चियंस, तो उन्होंने लॉर्ड क्राइस्ट को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, और ये एक्चुअली से आप कह सकते हैं रिलीजियस कॉन्सेप्ट हो गया, नॉट द सेक्युलर कॉन्सेप्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, तो इसको सेक्युलर करने के लिए हमने लॉर्ड क्राइस्ट का नाम हटा दिया है। अब हम इसे कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा बोलने लगे। मतलब BC का मतलब BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, या BC बोलो एक ही चीज़ है, कॉमन एरा या AD बोलो, इट इज़ वन और द सेम थिंग, ठीक है। तो आई थिंक आपका BC एंड AD का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अच्छे से, है ना? चलो, वेल एंड गुड। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, एक चीज़ देखी गई है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन बट होल ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, एंड वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ह्यूमन की लाइफ सिक्योर्ड होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जैसे ही टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता है तो वो टाइम पीरियड कम हो जाता है जिसमें ह्यूमन सर्वाइव कर रहा है, और बहुत ही जल्दी एक नए टाइम पीरियड में मूव कर जाता है। और उसी के साथ साथ उसी पीरियड की जो लेजर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, वो भी बढ़ जाता है। आई नो, समझ में तो आया नहीं होगा। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम 2 पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं, एक है पेलियोलिथिक एंड दूसरा है नियोलिथिक। पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, जब हम आदि मानव थे और हमारे पास एग्रीकल्चर एंड ऑल कुछ अवेलेबल नहीं था, हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे। और दूसरा है नियोलिथिक, जिस टाइम पे हमारे पास एग्रीकल्चर आ चुका था बट स्टिल वी वर कॉल्ड एज आदि मानव और प्रिमिटिव मैन, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना। अब देखो, पेलियोलिथिक पीरियड में ना ह्यूमन की जो लाइफ थी वो बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं थी। क्यों सिक्योर्ड नहीं थी? जस्ट बिकॉज उस टाइम पे बड़े बड़े मैमथ्स हुआ करते थे जो कि ह्यूमन का शिकार करते थे, ना कि ह्यूमन इनका शिकार किया करते थे। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाना खाने को मिलता था। तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम पेलियोलिथिक मैन का कहाँ जाता था? अपने लाइफ को सिक्योर करने में, कि लाइक भाई रात में वो लोग सो भी नहीं सकते थे, बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, जैसे आप कह सकते हैं पेलियोलिथिक पीरियड के एंड में क्या होता है, आग का इन्वेंशन हो जाता है, ठीक है। अब आग की वजह से क्या हुआ कि ह्यूमन ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया, भुना हुआ खाना खाना चालू कर दिया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही ऐसा पीरियड आया तो उस टाइम पे लेजर एक्टिविटीज़ चालू हो जाएंगी। मतलब कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अपर पेलियोलिथिक एज में पेंटिंग्स देखने को मिलती है, लेकिन लोअर एंड मिडिल पेलियोलिथिक एज में पेंटिंग्स देखने को नहीं मिलती है। देखो, पेलियोलिथिक फेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लोअर, जो कि सबसे बड़ा पीरियड था, जहाँ पर ह्यूमन के पास बिल्कुल भी लाइक खाना एंड ऑल नहीं था, बिल्कुल घूम रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, बाकी जानवर से बच रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप कह सकते हो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, मतलब आग का इन्वेंशन हुआ, ह्यूमन ने आग का अच्छे से यूज़ सीखा, तो अपर पेलियोलिथिक पीरियड में आते आते ना आग का फ्रीक्वेंट यूज़ होने लगा था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गया था। तो इसी फेज में आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। इससे पहले आपको लोअर एंड मिडिल में पेंटिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि जैसे ही ह्यूमन की लाइफ सिक्योर्ड होगी, मतलब उसे खाना, रहना, सोना सब मिल जाएगा अच्छे से, मतलब उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उसके बाद ह्यूमन टेक्नोलॉजी पे अपना ध्यान लगाएगा, ठीक है। और जैसे ही टेक्नोलॉजी पे ध्यान लगाएगा तो
वो जो टाइम पीरियड है कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो पेलोलिथिक पीरियड था ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक चला। ठीक है, 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक चला। मतलब कितना बड़ा टाइम पीरियड था। इतना बड़ा क्यों था? जस्ट बिकॉज कि भाई यहाँ पर ह्यूमन की बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, बहुत मुश्किल से खाना मिलता था। वहीं अगर आप नियोलिथिक की बात करें तो ये मुश्किल से 2 से 3 हज़ार साल का पीरियड था। क्यों? बिकॉज यहाँ पर बेसिक नीड सेटिस्फाई थी, हमारे पास एग्रीकल्चर था, एनिमल्स थे, सब कुछ था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहाँ स्पेंड करते थे? टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने में। फॉर एग्जाम्पल पहिए से बग्गी बन रही है, कुछ और बन रहा है, कुछ और बन रहा है, पोट्री बन रही है। तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड भी कम हो गया, इवोल्यूशन भी अच्छा हुआ और लेजर एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई। ठीक है, लेजर एक्टिविटीज़ मतलब पेंटिंग्स बनाना हमने चालू कर दिया। समझ में आया ना? अब इसको एक और एग्जाम्पल समझना। हम बात करते हैं मौर्यन आर्किटेक्चर की। देखो मौर्य के टाइम्स पे क्या था, सबकी बेसिक नीड्स फुलफिल थी, खाना एंड और की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पीरियड वॉज वेरी शॉर्ट, मुश्किल से कुछ 400-500 साल 600 साल का पीरियड था। ठीक है, और फिर उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर देखने को मिला। क्यों आर्किटेक्चर देखने को मिला? बिकॉज बेसिक नीड्स फुलफिल थी, टेक्नोलॉजी बहुत सारी देखने को मिलेगी। सेम गोज विद गुप्ता पीरियड, टाइम पीरियड वॉज शॉर्ट। ठीक है, बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड थी लोगों की, बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखने को मिली, साइंस का इन्वेंशन बहुत आगे बढ़ा और आर्किटेक्चर भी बहुत सारा देखने को मिला। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ह्यूमन की लाइफ सिक्योर होगी वहाँ वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड बहुत सारा कल्चरल इन्वेंशन। जैसे एग्जांपल तौर पर गुप्ता पीरियड की हम बात करते हैं, मौर्य पीरियड की बात करते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पर लाइफ सबसे ज़्यादा सेफ थी। ठीक है, जैसे कि मौर्य एम्पायर में बहुत कम अटैक्स हुए, गुप्ताज में बहुत कम अटैक हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, साइंस बढ़ेगा, कल्चर बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। वेयर अगर आप बात करें बाकी कुछ पीरियड्स की, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम इन्वेजन्स की बात करें, मुस्लिम पीरियड की बात करें, शुरू के पीरियड में बहुत कम टेक्नोलॉजी और कल्चर एवोल्यूशन हो। क्यों? बिकॉज बार बार इन्वेजन हो जाते थे यार, क्या किया जाए। ठीक है, चौहान्स के पीरियड में, राजपुतानास के पीरियड में बार बार मुस्लिम इन्वेट करते थे, तो उतनी लेजर नहीं हो पाती थी, उतनी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती थी, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं हो पाया, सोसाइटी स्टैग्नेंट कर रही। ठीक है, तो ये समझ में आया ना अच्छे से? चलो वेल एंड गुड। इसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके बाद हम टाइमलाइन चालू करने वाले हैं। देखो, किसी भी सिविलाइजेशन के चालू होने से पहले उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम IVC की बात करें, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उससे पहले नियोलिथिक फेज में एग्रीकल्चर बढ़ा, मतलब दैट मीन्स पेलोलिथिक फेज में आग आई, फिर लाइक नियोलिथिक फेज में पहिया आया। तो ये लाइक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क था। ठीक है, उसके बाद इतने मतलब लाखों सालों की मेहनत के बाद इंडिया में कोई सिविलाइजेशन राइज होती है, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर वो सिविलाइजेशन अपने पीक पे पहुंच जाएगी। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 1900 BC और आप कह सकते हैं 1750 BC के आसपास अपने पीक पे पहुंच जाती है और उसके बाद उसका फॉल होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये इंडियन सिविलाइजेशन का मेनली बता रहा हूँ कि हर सिविलाइजेशन ऐसे ही राइज एंड फॉल होगी इंडिया में। ठीक है, मतलब एम्पायर। समझ में आया कि इसके बाद फॉल हो जाएगा। आप कह सकते हो 1750 BC के बाद इसका फॉल होना चालू हो जाता है और अल्टीमेटली 1500 BC तक इसका फॉल हो चुका रहता है। ठीक है, तो हमेशा हमें ऐसा लगता था अगर हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि अब यहाँ पर ना लाइक इंडियन हिस्ट्री आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे एकदम से इंडिया में किसी ना किसी का इन्वेजन हो ही जाता था। जैसे कोई भी एम्पायर वीक पड़ा था ना तो इन्वेजन हो जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर IVC के बाद किसका इन्वेजन हुआ? आर्यंस का इन्वेजन हुआ। इसके बाद आर्यंस अपनी कोई नई चीज़ें लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लाइक अपनी संस्कृत लेके आई, कुछ नई आयरन लेके आया, घोड़ा लेके आया एंड ऑल दोस थिंग्स लेके आया। इसके बाद वो जितनी भी नई चीज़ें हैं उसको पुरानी चीज़ों में ऐड किया जाएगा और फिर एक नया एम्पायर का राइज होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर्यंस के बाद, आर्यंस के बाद कौन से एम्पायर का राइज होता है? महाजनपदास का, मगधा एम्पायर का राइज होता है। ठीक है, आप फिर से देखोगे मगधा एम्पायर का फॉल होगा। ठीक है, मगधा एम्पायर के फॉल होने के बाद क्या होता है? जैसे मगधा एम्पायर का फॉल हो रहा होता है नंदास के टाइम पे, तो किसका इन्वेजन होता है? पर्शियंस का एंड ग्रीस का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ठीक है, और फिर आप देखोगे फिर से एक नया एम्पायर राइज हो जाएगा। कौन सा? मौर्य एम्पायर। ठीक है, फिर से मौर्य एम्पायर फॉल होगा। ठीक है, फिर कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद गुप्ता एम्पायर राइज होगा। ठीक है, और जैसे ही गुप्ता एम्पायर फॉल होगा तो उस टाइम पे किसी न किसी का इन्वेजन देखने को मिलेगा, हुनास का इन्वेजन देखने को मिलेगा, फिर दोबारा हर्षा का राइज होगा। तो मतलब ये चीज़ ना हमारे इंडिया में चलती रही है। क्या होता है? सबसे पहली बात तो कोई भी सिविलाइजेशन अपनी पीक पे पहुंचेगी, पीक पे पहुंचने के बाद उस सिविलाइजेशन का फॉल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही सिविलाइजेशन कमज़ोर होगी ना तो उस टाइम पे किसी न किसी का इन्वेजन हो जाएगा। ठीक है, और इन्वेजन होने के बाद वो लोग कई नई चीज़ें लेके आएंगे, हम उसको अडैप्ट करेंगे, फिर एक नई सिविलाइजेशन का राइज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ही मौर्यस का फॉल होता है ना तो उस टाइम पे किसका इन्वेजन होता है? सेंट्रल एशियन का। जैसे फॉर एग्जांपल कुशानाज हो गए, इंडो ग्रीक्स हो गए, बैक्ट्रियंस हो गए, साकाज हो गए, पार्थियंस हो गए, इन सब का इन्वेजन होता है। अब वो लोग कई नई चीज़ें लेके आएंगे, फिर हम उसको लाइक ऐड ऑन करेंगे और फिर एक नई सिविलाइजेशन का राइज होगा। लाइक इस तरीके से हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन चलती रहेगी। मैं मेनली आपको टाइमलाइन से बताऊंगा, अगर समझ में आ गया तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट आई होप समझ में आ गया होगा बिकॉज इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। अगर नहीं आया हो तो जस्ट वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, अभी जो टाइमलाइन बताने वाला हूँ तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, BCAD, ये ह्यूमन सिक्योरिटी वाला, और तीसरा ये इन्वेजन, फॉल एंड राइज ऑफ सिविलाइजेशन. सो नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट विद द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री टाइम लाइन. सो गाइस, आज से 20 लाख साल पहले हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होमो इरेक्टस लोग देखने को मिलते हैं, और वो कुछ टाइम बाद इवॉल्व हो जाते हैं, एंड अराउंड 70,000 BC दे इवॉल्व टू होमो सैपियंस. अगर आप देखिए, होमो सैपियंस होमो इरेक्टस से थोड़े गुड लुकिंग थे, बट हमारे जितने नहीं थे, लाइक वी आर मोर गुड लुकिंग, फाइन. एंड दीज पीपल बिलोंग टू द पेलोलिथिक पीरियड, और पेलोलिथिक पीरियड अगर आप देखें तो बहुत ही लंबा चला था. इट वॉज फ्रॉम अराउंड 2 मिलियन BC टिल 10,000 BC. अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर सबसे कम टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ था, और मैंने आपको बताया था जितनी टेक्नोलॉजी होगी उतना ज़्यादा ह्यूमन प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, और उतना ही कम टाइम का पीरियड होगा. बट यहाँ पर सबसे कम टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन क्यों हुआ? रीज़न वॉज वेरी सिंपल भाई, बिकॉज यहाँ पर जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स थी, लाइक फूड की नीड्स थी, शेल्टर की नीड्स थी, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी. बिकॉज उस टाइम पे ह्यूमन सबसे कमज़ोर स्पीशी हुआ करता था, और चूहे और छोटे मोटे एनिमल्स पे अपना गुजारा किया करता था. बट इस पीरियड के एंड में ह्यूमन ने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, एंड दैट वॉज फायर. अब फायर से 2 चीज़ें हुई. देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा ह्यूमन था ना, उसने भुना हुआ खाना खाना चालू कर दिया. पहले ये कच्चा सांप खा लिया करता था, पेट खराब हो जाता था और बंदा मर जाता था. लेकिन भुने हुए खाने से ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो इम्पैक्ट था वो कम पड़ने लगा. एंड दूसरा जो फ़ायदा हुआ आग का, वो ये कि अब एनिमल्स को मारा जा सकता था आग से, डराया जा सकता था आग से. ठीक है, रात में सोने के लिए आजू बाजू आग लगा दी और सो गए, तो कोई हमें अटैक नहीं करेगा. तो अल्टीमेटली हमारी जो राइट टू लाइफ था वो अच्छा पीक पे आने लगा, हमें खाना मिलने लगा. और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जैसे ही इंसान को टाइम मिलेगा, ठीक है, अगर खाने की नीड, शेल्टर की नीड कम होगी और एकदम से टाइम मिलेगा ना, तो वो अपने दिमाग का यूज़ करेगा. दिमाग का यूज़ करेगा मतलब टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा, और उसके साथ ह्यूमन का और कंफर्ट बढ़ेगा. तो इसी कंफर्ट के साथ शुरुआत होती है हमारे मीजोलिथिक टाइम पे. मीजोलिथिक टाइम में क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है ना, वो अपने औजारों को देखता है. जो पहले औजार किसके होते थे? लाइमस्टोन के होते थे. तो अब उसने सोचा क्यों ना पत्थर के बनाए जाए, हार्डकोर पत्थर के, और उनको थोड़ा और शार्पन किया जाए और बिल्कुल छोटा किया जाए. पहले बहुत बड़े बड़े तैयार होते थे, उनको उठाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था. बट यहाँ पर ह्यूमन ने माइक्रोलिथ्स की डिस्कवरी कर ली. माइक्रोलिथ बहुत छोटे छोटे हथियार हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. इससे लाइक आप किसी को भी खंजर की तरह मार सकते हैं. तो इससे क्या हुआ? इससे एनिमल्स की किलिंग ना बहुत आसान हो गई. अब एनिमल्स की किलिंग आसान हो गई मतलब फूड और आसानी से मिलने लगा. अब देखिए, अब जैसे ही इंसान ना मारा करता था जानवर को, तो ऐसा नहीं तुरंत खा लिया करता था, कुछ टाइम के लिए रखता था. ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए तड़पते भी थे. तो उसने ये देखा, हमें सिर्फ ह्यूमन का मीट खाने की ज़रूरत नहीं है यार, उनके अंदर कुछ प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे उनका दूध हो सकता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको हम खा सकते हैं. तो अब ह्यूमन ने क्या किया? इनका डोमेस्टिकेशन चालू कर लिया कि भैया अगर मान लो क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ ठंडी का टाइम आया, बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई जानवर नहीं मिल रहा, तो उनका दूध पी लो, और फिर ज़्यादा और प्रॉब्लम है तो फिर लाइक नहीं, मार के खा जाओ. तो इसके बाद आप कह सकते हैं कि ह्यूमन की लगभग जो सेटिस्फाइंग नीड्स थी ना, लाइक खाने की, शेल्टर की, वो लगभग पूरी होने लगी. ठीक है, आग ने उन्हें प्रोटेक्शन दे दी. एनिमल से जितना खाना मिल सकता था मैक्स टू मैक्स खाना मिलने लगा. बिकॉज देखो भाई, आप एनिमल का मीट खा रहे हो मतलब आप लंबे टाइम तक आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए बोलते हैं ना, प्रोटीन खाओ तो ऑटोमेटिकली वेट कम होता है, फैट कम होता है. सो दैट्स वाई इट इज सेड दैट. ठीक है, बट ह्यूमन ने एक चीज़ और नोटिस की. अब देखो, यहाँ पर माइक्रोलिथ थे, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हो गया था, तो टाइम और ज़्यादा बच रहा है, टाइम बच रहा है ना. अब इस बचे हुए टाइम में क्या करें भाई? थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लेते हैं. तो यहीं से हमारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का राइज होता है. वैसे अगर आप देखें तो अपर पेलोलिथिक की भी कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं, और आप देखिए उसी टाइम पे फायर की डिस्कवरी हुई थी. देखिए, जैसे ही फायर डिस्कवर हुई, ह्यूमन थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ, तुरंत पेंटिंग करना चालू कर दी. लेकिन जो मेजर पेंटिंग्स है वो हमें लिखती है मीजोलिथिक टाइम से. ठीक है, आप देखिए टाइम पीरियड भी कितना छोटा है, मुश्किल से 2000 सालों का. और वो टाइम देखिए, इट वॉज अराउंड लैक्स ऑफ ईयर्स. आप देखिए टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, टाइम पीरियड रिड्यूस हुआ, ह्यूमन के एफर्ट रिड्यूस हुए, और इवन कल्चर का भी राइज होना चालू हुआ. ठीक है, ह्यूमन की प्रोग्रेस चालू हुई. ठीक है, अब यहाँ पर सचो ह्यूमन लाइक इट वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ यार एनिमल मिल रहा है, पेंटिंग भी कर रहे हैं, अच्छे टूल्स भी आ गए हैं. लेकिन यहाँ पर ह्यूमन वॉज नॉट सेटिस्फाइड. एंड दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है. कभी कभी लाइक इट इज़ नेगेटिव, बट सम टाइम इट इज़ पॉजिटिव एज वेल. तो यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन सेटिस्फाई नहीं हुआ. ह्यूमन ने बोला कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना लाइक डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, बट फिर भी एनिमल को एक बार मार दो तो ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद दोबारा इनका शिकार करना पड़ता है. वहीं अगर हम पेड़ों की तरफ देखें, नहीं यार वहाँ तो ऐसा नहीं है. वहाँ तो लाइक हमने आज एक फ्रूट खाया, 3 महीने बाद नया फ्रूट आ गया, फिर 3 महीने बाद नया फ्रूट आ गया. तो ह्यूमन ने क्या किया? इन पेड़ पौधों पे रिसर्च करना चालू की, और फाइनली लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट ह्यूमन डिस्कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस एरा, और ऑफ दिस यू कैन से
दिस होल पीरियड, एंड दैट वाज एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर ने ना ह्यूमन को एक सेटल्ड कम्युनिटी बना दी। अगर आप देखिए पेलोलिथिक टाइम पे तो ह्यूमन वाज मोर और लेस अ नोमैडिक पर्सन। नोमैडिक मतलब बंजारी तरह, जहाँ जानवर मिलेंगे हम वहाँ जाके रहना चालू कर देंगे। ठीक है, जब मेसोलिथिक टाइम पे आए लाइक डोमेस्टिकेशन करना पड़ा, थोड़ा बहुत रुकना चालू हो गए कि हाँ यार थोड़ा रुक लेते हैं 1-2 महीने फिर आगे चलेंगे। तो धीरे धीरे जो सेटलिंग थी वो बढ़ती जा रही थी। और हमारा जो न्यूलिथिक पीरियड आया जहाँ पर एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ ना, वहाँ पर पूरे तरीके से आप कह सकते हैं सेटलिंग डाउन चालू हो गई। जस्ट बिकॉज भैया अब आपने एग्रीकल्चर फील्ड बनाई है तो वहीं आजू बाजू रुकोगे ना, वहीं पर गाँव शाँव बनाओगे, उसके बाद ही काम चलेगा। तो एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब यहाँ पर ह्यूमन फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया, मतलब जानवर भी मिल रहा है और एग्रीकल्चर भी मिल रहा है। अब यहीं से हमारे नॉन वेज एंड वेज आना चालू हो गए। वो डिबेट सबसे चालू हो गया कि भाई तुम वेज हो कि हम नॉन वेज है, हम नॉन वेज है कि तुम वेज हो, एंड ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड। ठीक है, बट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो ह्यूमन के द्वारा की गई, एंड दैट वाज डिस्कवरी ऑफ अ पहिया, दैट इज डिस्कवरी ऑफ अ व्हील। अब आप सोचोगे क्या लेना देना यार, एग्रीकल्चर हो गया, व्हील से क्या कर लोगे आप। देखो, अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ। मान लो, सिर्फ मानना है, ठीक है, इट इज़ नॉट द ट्रू थिंग, बस मैं आपको अच्छे समझ में आए उसके लिए बता रहा हूँ। मान लो कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर था ना, दैट स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, और वहीं के आप मान लो फार्मर्स ने, या आप कह सकते हैं कि हमारे प्रिमिटिव मैंस ने, आदि मानव, उन्होंने पहिए की डिस्कवरी की। ठीक है, अब उन्होंने ये देखा कि यूपी में भाई एग्रीकल्चर नहीं है, वहाँ पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं, तो हम पहिए का यूज़ करते हैं, मतलब पहिए का बुलक कार्ट बनाएंगे, उसमें अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करेंगे और उनको दे के आएंगे और उनसे वहाँ से कुछ प्रीवियस चीज़ें लेके आएंगे। तो मतलब क्या चालू हो गया, यहाँ पर ट्रेडिंग चालू हो गई। ट्रेडिंग चालू हुई मतलब इकोनॉमी का राइज होना चालू हुआ। पहले सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते थे, लेकिन अब ट्रेडिंग, पैसों के लिए काम चालू हो गया। अब यूपी वालों ने भी देखा कि हाँ यार तो अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने भी एग्रीकल्चर सीखा, उन्होंने भी पहिया बनाया, उनके यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने हमें सप्लाई की। फिर आप कह सकते हैं एमपी से यूपी गया, यूपी से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, मतलब जगह जगह जाना चालू हो गया। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक, मतलब इस टाइप से लोग जो बेस था वो बना होगा। ठीक है, अब लेकिन इस इशू में ना एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ मार्केट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो किसी यूपी वाले को यहाँ पर आना है और एमपी वालों से चावल भी लेना है, गेहूँ भी लेना है, और मान लो कि कुछ चाय शाय लेनी है, ऑल हाइपोथेटिकल, ठीक है, आपके दिमाग में बस डालने के लिए, ठीक, चाय शाय एंड ऑल दोज थिंग्स लेनी है, मोमोज मैगी सब लेना है। तो मान लो मोमोज मेरे यहाँ मिलते हैं, अब चाय शाय मेरे भाई के यहाँ मिलती है, बाकी की चीज़ मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ मिलती है। तो ये थोड़ा ख़राब नहीं है, मतलब हर किसी के यहाँ जाना फिर लेके आना, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। इससे अच्छा क्यों ना हम एक ऐसा लाइक कॉमन प्लेस बना दें जहाँ पर ये सब पॉसिबल हो, मतलब हर कोई अपना चाय शाय लेके आए, मोमोज लेके आए, बाहर से ट्रेडर्स आए, खरीदे और चले जाए। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी नीड अ ट्रेडिंग टाउन। एंड भाई हमारे मोहनजोदारो और हड़प्पा क्या थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग टाउन थे। हड़प्पा में क्या होता था, लोग सामान खरीदने बेचने आते थे। मोहनजोदारो में क्या होता था, लोग सामान खरीदने बेचने आते थे। ज़्यादा कुछ होता था नहीं होता था। तो जो लोग बोलते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन राइज, लाइक एकदम से बिल्कुल भगवान ने बना दी, एलियंस आ गए, ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीज़ें, सब यूजलेस है। यहाँ क्रोनोलॉजी देखो, जैसे जैसे ह्यूमन का प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइज हो रहा है। ठीक है, मतलब अर्बनाइजेशन हो रही है। मैं आपको ये जो इवेंट है ना दोबारा रिपीट करके दिखाऊंगा। ठीक है, आई समझ में। आप देखो, मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे प्रोग्रेसिव टाइम था इस टाइम का। आप देखो लाइक ह्यूमन स्टार्टेड 2 मिलियन BC अगो, और आज देखो आई थिंक यहाँ पर अगर हम देखें 1900 BC के आसपास ये जो हमारी एक मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज होकर आ गई थी। अब सिंपल सी बात है, ये लोग मैच्योर हैं तो उनका एरिया बढ़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर नॉर्थ में दे ऑक्यूपाइड मांडा, साउथ में यहाँ पर आपको दैमाबाद दिखेगा, ईस्टर्न साइड में आपको राखी गरी दिखेगा, और वेस्टर्न साइड में आपको सुक्तागेर डोर दिखेगा। तो अल्टीमेटली उस टाइम के हिसाब से ना सिविलाइजेशन वॉज वेरी ह्यूज। ठीक है, एंड अब सिंपल सी बात है, टाइम बहुत है तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर होगा। तो क्या हुआ, सेटाइडल्स बने, लोअर टाउन्स बने, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दिस इज जस्ट आर टाइम लाइन। ठीक है, उसके बाद ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो आज तक बहुत इंटैक्ट है, बिल्कुल बर्न ब्रिक से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है ये। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने और प्रोग्रेस की, लाइक हमने ब्रॉन्ज गर्ल बनाई, उसके बाद प्रीस्ट की एक मूर्ति बनाई, सील्स बनाई, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बनाई, जिसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 1900 BC तक बिल्कुल राइस पे पहुंच चुका था। ठीक है, और मैंने आपको एक और ट्रेंड बताया था हिस्ट्री का कि हिस्ट्री में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता रहता है। तो लाइक बिल्कुल जब अपने पीक पे पहुंच गया ना, और लाइक फिर बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज के मामले में आप कह सकते हैं कि ये जो रीजन था इंडस का, वहाँ पर लाइक रिवर शिफ्ट होना चालू हुई। रिवर शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ कि लैंड इनफर्टाइल हुए, पहाड़ बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ भूकंप आए, लाइक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम केम। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। लेकिन लोगों ने अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी नहीं छोड़ी थी। ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी अलग अलग रीजन में जाने लगी। मतलब आप कह सकते हैं अब जो
सेंट्रलाइज्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई, और उसी डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन को हम चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्या था चालकोलिथिक पीरियड यार? मतलब मालवा में सेम हमें ब्रॉन्ज का यूज़ देखने को मिलता है, फिर आप कह सकते हैं कॉपर यूज़ करने को देखने को मिल रहा है, सेम अलवर में देखने को मिल रहा है, जहानाबाद में देखने को मिल रहा है। तो कुछ नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक तरीका डिसेंट्रलाइजेशन था, अगर आप पूरे तरीके से देखें। दो आपको ऐसा लिखना नहीं है, बस मैं आई एम गिविंग यू अ कंप्लीट टाइमलाइन, जिससे आप इवेंट्स को कनेक्ट कर सकें, जिसमें यूजुअली लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अगर चालकोलिथिक पीरियड में ना आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इंडस सिविलाइजेशन और लाइक कंप्लीट इंडियन सिविलाइजेशन का एंड हो जाना चाहिए था। मतलब अब यहाँ से ऊपर कुछ दिख भी नहीं रहा, बिकॉज पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब ऐसा लग नहीं रहा है कि कब राइज होगा, या राइज होगा तो फिर से दोबारा भाई कम से कम 4-5 हज़ार साल लग जाएंगे, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का दोबारा हम रेप्लिका बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं पता। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बट एक ऐसा इवेंट हुआ ना जिसने इंडियन सिविलाइजेशन को खत्म नहीं किया, ऊपर बहुत प्रोग्रेसिव बना दिया, एंड दैट वॉज अराइवल ऑफ आर्यंस। अब देखो, जब आर्यंस आए ना, आर्यंस अपने साथ दो चीज़ें लेके आए। सबसे पहली चीज़ थी लोहा, दैट इज आयरन। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी घोड़ा, तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। ठीक है, अब देखो आयरन से क्या हुआ। देखो, पहले जो टूल्स बनते थे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए, दैट वाज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, या फिर लकड़ी के, या फिर पत्थर के। तो आप बताओ वो कितनी देर तक धारदार रहते होंगे? मुश्किल से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन। बट लोहा बहुत लंबे समय तक धारदार रहता है, और उससे आप ज़्यादा कटाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेस्ट काटने को बोलूँ, लोहा दूँ या पीतल दूँ, क्या चूज़ करोगे? लोहा। तो मतलब आर्यंस जो कभी नोमैडिक पीपल हुआ करते थे, जो कभी सिर्फ अपनी गाय भैंस पे डिपेंड करते थे, लोग बोलते थे कि भाई जहाँ पर भी घास भैंस मिलेगी वहाँ पर हो जाएंगे, और जब तक घास रहेगी जब तक रहेंगे, इसके बाद नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन अब इन्होंने इंडिया में आके एग्रीकल्चर को सीखा, इन्होंने अपने आयरन का यूज़ किया, और अल्टीमेटली आयरन से टूल्स बनाए, फावड़ा बनाया, सब कुछ बनाया, और कटाई करना चालू की, और अल्टीमेटली दे ऑल्सो बिकेम अ सेटल्ड कम्युनिटी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, आर्यंस वर हैप्पी कि हाँ यार अच्छा लैंड है, एग्रीकल्चर है एंड ऑल दोस थिंग, और जो गाय की इंपॉर्टेंस थी उनकी लाइफ में, लाइक नॉट जस्ट गाय, इवन जो एनिमल्स की इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। क्यों? बिकॉज उन्हें समझ में आया कि जो मैक्सिमम पैसा है, ठीक है, वो एक्चुअली एग्रीकल्चर में है, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है दैट इज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, और एग्रीकल्चर करने के लिए चाहिए लैंड चाहिए। ठीक है, अब लोगों ने अपने राजाओं से बोला, उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे, कि भैया हमें लैंड दो। अब राजा ने बोला भैया आप तो हमें सभा समिति के थ्रू कंट्रोल करते हो, तो हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? आप हमसे हर चीज़ का जवाब मांगते हो। सभा समिति आप कह सकते हो उस टाइम पर पार्लियामेंट था, और राजा एक तरीके का नॉमिनेटेड हेड था। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारा पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट बोलता है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। उस टाइम में कोई सिस्टम था हमारा, आप कह सकते हैं कि इन शॉर्ट एक क्रूड डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो राजा ने बोला कि यार आप ना हमें क्या करो कि यू गिव मी सम काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, उसके हिसाब से मैं आई विल एक्सपेंड द लैंड। ठीक है, आप देखो लैंड को एक्सपेंड करना है, लैंड को एक्सपेंड क्यों करना है? जस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर बढ़ाना है। एक और रीज़न है, याद करो फिर से भाई, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग, लोग एक जगह बस आने चाहिए, एक मार्केट होना चाहिए, तो दोबारा मार्केट्स का राइज होगा। और इस बार 16 मार्केट राइज हुए, एंड दीस आर कॉल्ड एज 16 महाजनपदास। क्या थे 16 महाजनपदास? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर्स यार, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर्स। इमेजिन करने की कोशिश करो, लैंड बढ़ रहा है, ठीक है, लैंड बढ़ाना है, सबने राजा को बोल दिया भाई लैंड बढ़ाओ, तो मतलब इन शॉर्ट आपका जनपदास, मतलब आपका टेरिटरी बढ़ रही है, आपका देश बढ़ रहा है, अब वहीं पर ट्रेडिंग भी होगी। तो इस तरह से 16 महाजनपदास का राइज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड इवेंट। अगर आर्यंस नहीं आते, वो अपना आयरन नहीं लाते, अपने घोड़े नहीं लाते, ट्रेडिंग नहीं बढ़ाते, तो 16 महाजनपदास का राइज नहीं होता। अब आप बोलोगे ट्रेडिंग कैसे बढ़ी? ठीक है, ट्रेडिंग बढ़ने में एक और रीज़न था, वो था घोड़ों का। पहले हाथ से बग्गियाँ खींची जाती थी, लेकिन इस बार रथ बन गया यार। अब बिल्कुल रथ में बैठ के बिल्कुल भीष्म की तरह हम भाग सकते हैं, तो लाइक इट इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए महाजनपदास। अब लेकिन लोग और ग्रीडी होते गए यार, बहुत ग्रीडी, कि नहीं यार हमें अब और लैंड चाहिए, और लैंड चाहिए। अब भाई जब सब लोग 16 महाजनपदास पावरफुल हैं, और लैंड चाहिए, तो क्या होगी? महाभारतें होंगी, महाभारत चालू हो गई। ठीक है, और ये जो महाभारत चलते 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 क्या हुआ? अल्टीमेटली एंड में सिर्फ एक एम्पायर बचा, एंड दैट वॉज कॉल्ड एज मगध एम्पायर। ठीक है, और मगध एम्पायर वॉज स्टार्टेड बाय बिम्बिसारा ऑफ हरंक्या डायनेस्टी। उसके बाद इट वॉज कैप्चर्ड बाय शिशुनाग डायनेस्टी, और अल्टीमेटली एंड में इट वॉज कैप्चर्ड बाय नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी को फाउंड किया था महापद्मानंदा ने, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और उनके जो लास्ट पुत्र थे, जिनका नाम था धनानंद, ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे आप कह सकते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के इन्वेजन से हमें बचाया। ठीक है, बट उनका जो रूल था काफ़ी क्रूअल था, तो अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि इसका स्टैब्लिशमेंट
मौर्य डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कंटिन्यूड अब पॉलिटिकल हिस्ट्री चलती रहेगी, मतलब यहाँ से अब लोगों को मारेंगे, जिंदा करेंगे, मारेंगे, जिंदा करेंगे, चलता रहेगा। लेकिन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का राइज कैसे हुआ यार बीच में, मतलब क्या रीज़न था? अभी तक मैं सब कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ कि हाँ यार इकोनॉमी बढ़ी, टाउन्स बढ़ेंगे, फिर लोगों को और ग्रीड बढ़ी, तो महाभारतें हुई, फिर बिल्कुल सिंगल टाउन रह गया, फिर मगधा रह गया। बट वॉट अबाउट दिस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? देखो, हमारे जो आर्यंस लोग शुरू में आए ना, उनकी लाइफ में देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिज्म। जो भी लाइक पूजा पाठ होती थी, सब कुछ होती थी, वो सिर्फ मटेरियल नीड्स के लिए होती थी। ठीक है, और जैसे ही एग्रीकल्चर बढ़ा ना हमारे इंडिया में, तो उस टाइम पे जो ऊपर की कम्युनिटीज़ थी, मेनली ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिया, दे ट्राई टू कैप्चर होल ऑफ द मनी। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, वुमेन को आउटकास्ट करने लगे, शूद्रास को आउटकास्ट करने लगे, और बोलने लगे नहीं भैया यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो मतलब इन शॉर्ट सोशल इवल्स आने लगे कि वुमेन को पार्ट नहीं देंगे, शूद्रास को पार्ट नहीं देंगे। तो इससे कुछ कम्युनिटी ना बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो गई कि भाई अभी तक सब अच्छा चल रहा था, अब जैसे ही पैसा आया तो आपने ऊपर कैप्चर कर लिया, हमें कुछ दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो यही जो सोशल इवल्स आया ना, इसी से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का राइज हुआ। क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ना लाइक किसी का लाइक काउंटर था। जैसे कि आप देखो, कास्ट सिस्टम लोगों को पसंद नहीं थी, बुद्धिज्म जैनिज्म में बोला गया भाई कास्ट सिस्टम से कोई इशू नहीं है, आओ सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे, कोई भी हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दूसरा आप देखो, वुमेन का आउटकास्ट किया गया, गौतम बुद्धा ने, महावीरा ने सबको एक्सेप्ट किया कि आओ यार कोई इशू नहीं है। तीसरा चीज़, वहाँ पर सिर्फ मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल की जाती थी कि नहीं सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा सब पैसे ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ नहीं है। लेकिन हमारे गौतम बुद्धा एंड महावीरा ने क्या किया, साल्वेशन की इंट्रोडक्शन की। ठीक है, साल्वेशन को स्टैब्लिश किया। साल्वेशन मतलब कि भाई निर्वणा भी कुछ होती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा, लाइक आजकल लोग बोलते हैं ना, नहीं यार पैसे सब कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन भी होता है दिल का। सो दैट सेटिस्फैक्शन वॉज गिवन बाय गौतम बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। सो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट अ राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, एंड दिस विल कंटिन्यू लाइक 1000 BC तक, 1000 AD तक कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी इवेंट समझ में आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया हुआ, कहाँ पर, मोहनजोदारो के टाइम पे। लेकिन मैंने बताया ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हुआ, लेकिन फिर से इन्वेजन हुआ। और देखो इन्वेजन ही ना इंडिया की हिस्ट्री हमेशा बदलता रहा है। आपने पहला इन्वेजन देखा, उससे पहले वैदिक का, तो उन्होंने पूरी लाइक इंडियन इतिहास को बदल दिया। आज जो हमारा लाइक कंप्लीट हिंदुइज्म है, मॉडर्न हिंदुइज्म, इट इज़ बेस्ड ऑन द सनातन धर्म ऑफ वैदिक पीरियड। ठीक है, वहीं से पूरा सब ओरिजिन हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेजन हुआ, फिर दोबारा एग्रीकल्चर बढ़ा, फिर टाउन्स का राइज हुआ, और फिर से लाइक नंदा एम्पायर बना। ठीक है, मगधा एम्पायर बना एंड ऑल दोस एम्पायर बना, लाइक फिर से सेंट्रलाइजेशन हो गई, बहुत सेंट्रलाइजेशन हो गई। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि नहीं अब यहाँ पर लाइक अब कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चलता रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, दैट वॉज पर्शियन एंड ग्रीक अराइवल। फिर से किसी का इन्वेजन हुआ। ठीक है, अब उनके इन्वेजन के टाइम में ना एक आइडिया बहुत प्रोमिनेंट था, एंड दैट आइडिया वॉज वेरी सिंपल कि भाई ये जो वेस्टर्न रीजन है ना, अगर आप नंदा एम्पायर को छोड़ दें नॉर्थ इंडिया में, तो जो पूरा वेस्टर्न रीजन है वो पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेटेड है। ठीक है, और पर्शियंस एंड ग्रीक्स इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं और बार बार इंडिया को इन्वेड कर रहे हैं, बहुत आराम से हराते जा रहे हैं। अगर आपको पता हो तो जो पंजाब का रीजन था, दैट वाज एक्चुअली 17 स्टेट ऑफ पर्शियन एम्पायर। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहाँ पर 2 पर्सन ऐसे निकल के आए, एक का नाम था चाणक्य और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनका ऐसा बिलीव था कि हमें पूरा सेंट्रलाइज करना है, जब तक हम इसे सबको जोड़ेंगे नहीं ना, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि कोई फ़ायदा नहीं होगा इंडिया को। अल्टीमेटली इन्वेजन चलते रहेंगे और इंडिया की संस्कृति वो ख़राब होती जाएगी। तो उस टाइम पे चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, यस, नंदा डायनेस्टी को हरा दिया, हमारे धनानंद को हरा दिया और मौर्य एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की। और उसके पहले राजा कौन बने, खुद चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने वेस्टर्न साइड था, जो अफगानिस्तान का रीजन था, पाकिस्तान का रीजन था, वहाँ पर पूरा सेंट्रलाइजेशन किया, वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, और लाइक वहीं तक उनका मेजर काम अलॉटेड था। बट इसके बाद उनके सन आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार क्या करते हैं कि मौर्यन एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, वो साउथ तक ले जाते हैं, और इवन उनके बहुत सारे रिलेशन फॉरेनर्स थे। ठीक है, लाइक सीरिया के एम्पायर के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, जो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, दिस इज जस्ट आवर टाइम लाइन। ठीक है, और उसके बाद आते हैं मौर्य एम्पायर के, आप कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के सबसे ग्रेट किंग, जो इवन फॉरेन में माने जाते हैं, एंड ही वॉज नन अदर देन द ग्रेट अशोका। ठीक है, अशोका के बारे में बहुत सारी स्टोरीज है, बट आई विल क्लियर दोस मिथ्स ऑल्सो। ठीक है, बट अशोका की 2 पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा जानी जाती है। एक है उनकी धामा पॉलिसी, लेकिन इन सब की शुरुआत में अगर आप देखें तो एक्चुअली बिंदुसार के टाइम पे होती है। बिंदुसार अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव करते हैं, ठीक है, पूरे साउथ तक पहुंच जाते हैं, बट वो कलिंगा को कॉन्कर नहीं कर पाते हैं। और वो जो दोष था वो अशोका के टाइम पे आके लगता है, और अशोका वांटेड टू कैप्चर कलिंगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो फाइनली स्टार्टिंग होती है वॉर की,
और लाइक अशोका खुद डिफाइन करते हैं कि लाइक कितना पेनफुल था वो, कि बिकॉज उस टाइम पे ना कीचड़ था, पता किस चीज़ का कीचड़, मांस का और खून का, इतना कीचड़ था, लाइक उनके आधे थे पैर डूब गए थे। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लाइक परसिक्यूशन हुआ वो लोगों का दोनों साइड से, नॉट जस्ट फ्रॉम साइड ऑफ अशोका और लाइक कलिंगा, बट फ्रॉम बोथ द साइड होल लॉट ऑफ परसिक्यूशन टुक प्लेस। ठीक है, इसी के बाद लाइक उनका थोड़ा माइंड चेंज होने लगा। ही स्टार्टेड धम्मा पॉलिसी, जो आज तक किसी ने कभी नहीं की थी। जो लोग वेलफेयर स्टेट की बात आज करते हैं, अशोका स्टार्टेड अराउंड 2000 ईयर्स अगो। ठीक है, सो दैट्स वाई अशोका इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑफ होल वर्ल्ड। ठीक है, फिर अशोका के बाद क्या होता है ना कि जो एम्पायर था वो दो पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट था ना, दैट वॉज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय नन अदर देन कुणाल। ठीक है, उनके सपुत्र थे अशोका साहब के, तो उनके हाथ में आया वेस्टर्न पार्ट कुणाल। और जो ईस्टर्न पार्ट था दैट वाज विद दशरथ। ठीक है, और कुणाल ना ज़्यादा टाइम तक अपने एम्पायर को चला नहीं पाए, मतलब बहुत ही जल्दी लाइक इंडो ग्रीस का इन्वेजन हुआ। ठीक है, इंडो ग्रीस के बाद पार्थियंस का हुआ, पार्थियंस के बाद साकास का हुआ, कुशानस का हुआ। उन्होंने लाइक पूरे जो वेस्टर्न पार्ट था ना इंडिया का वो कैप्चर कर लिया। अब लाइक इंडो ग्रीस की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। दे आर नोन फॉर प्रमोटिंग बुद्धिज्म, और दूसरा रीज़न लाइक नोन फॉर देयर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद पार्थियंस आते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सोशल वेलफेयर किए। साकाज आते हैं, उनके भी सोशल वेलफेयर थे। कुशानास का रोल नो वन कैन नेग्लेक्ट कि भाई उन्होंने भी बहुत प्योर क्वालिटी के गोल्ड कॉइन इशू किए, ट्रेडिंग बढ़ाई, आर्किटेक्चर में बहुत पार्ट लिया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को बहुत प्रमोट किया, लाइक मेनली महायान बुद्धिज्म को। ठीक है, सो लाइक दिस ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दिस रूलर। तो मतलब इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इंडिया में, और अल्टीमेटली एंड में ये इंडियन बन के रह गए। ठीक है, लेकिन वॉट अबाउट द ईस्टर्न पार्ट जो दशरथ के पास था, उसका क्या हुआ? देखो, जो पार्ट दशरथ के पास था ना वो थोड़े लंबे टाइम तक चला। ठीक है, लेकिन फिर एक चीफ कमांडर थे मौर्य के जिनका नाम था पुष्यमित्रा शुंगा। उन्होंने आखिरी मौर्यन एम्पायर को मार दिया और अपनी शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश की। ठीक है, अब शुंगा डायनेस्टी ने क्या किया, दोबारा ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को आगे बढ़ाया। देखो अब क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि लोग उस टाइम में कास्ट सिस्टम से सही नहीं थे, खुश नहीं थे। अगर आपको ध्यान हो यहाँ पर दिस रीजन इन दिस पार्ट कि यहाँ पर लोग कास्ट सिस्टम से खुश नहीं थे, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का राइज हुआ। लेकिन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी लाइक कितनी लोग साल्वेशन की बात करने लगे कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ साल्वेशन, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो लोग फिर से यहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है, और पुष्यमित्रा शुंगा उसी का एक प्रोडक्ट थे, तो उन्होंने यहाँ पर दोबारा ब्राह्मणिकल रिचुअल चालू करवाया, फॉर एग्जाम्पल अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था कि उन्होंने ईस्टर्न पार्ट को ना इंटैक्ट करके रखा। कुणाल लॉस्ट इट, ठीक है, सब उनके हाथ में चला गया। अब वो वेस्टर्न वाले जो थे फॉरेनर्स से वो एंटर करना चाहते हैं इंडिया में। ठीक है, बट पुष्यमित्रा शुंगा और उनके जो लाइक सन थे अग्निमित्रा एंड ऑल, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा इस पार्ट को। ठीक है, बट फिर उन्हीं के एक और मंत्री साहब थे कनवास, उन्होंने उनको मारा और कैप्चर कर लिया, और वहाँ पर कनवा एम्पायर चालू हो गया। ठीक है, तो लाइक नॉर्थ इंडिया में ऐसा चलता रहेगा कि एक डायनेस्टी आएगी, एक डायनेस्टी आएगी, तो यहाँ पर कुछ खास पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बनती है। ठीक है, बट साउथ इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हुआ एंड दैट वाज ऑफ सतवाहनास। ठीक है, और उनके सबसे इंपॉर्टेंट थे गौतमी पुत्र सताकर्णी। ठीक है, सतवाहनास ने बहुत लंबे टाइम तक साउथ इंडिया को बहुत अच्छे से इंटैक्ट रखा। आप देख सकते हैं सतवाहना एम्पायर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इन्होंने बहुत आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बढ़ाया, साउथ इंडिया को पूरा इंटैक्ट रखा। लाइक बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके बारे में पढ़ने वाले, इवन ट्रेडिंग बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे सतवाहनास का। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, फिर से आप नोटिस करो, सेंट्रलाइजेशन हुआ कब? सेंट्रलाइजेशन हुआ सबसे पहला सेंट्रलाइजेशन या आप कह सकते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कब हुआ? एट द टाइम ऑफ मोहनजोदारो। फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ठीक है, फिर इतना डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ गया कि भाई अटैक्स होने लगे। ठीक है, अब फिर से सेंट्रलाइजेशन हुआ कब? हमारे मौर्य के टाइम पे हुआ ना, मौर्य के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन, बहुत सेंट्रलाइजेशन हो गया था, पूरा इंडिया लगभग अशोका ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद आप देखिए फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, शुंगास आए, सतवाहनास आए, कनवास आए, लाइक फिर से आप देखो पूरा इंडिया डिसइंटीग्रेट कर चुका, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, और फिर से यहाँ पर इन्वेजन्स बढ़ना चालू हो गए। ठीक है, बहुत इन्वेजन होना चालू हो गए, और उस टाइम पे राइज होता है द ग्रेट गुप्ता एम्पायर का। ठीक है, वी विल स्टडी साउथ इंडिया हिस्ट्री लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर टुक प्लेस। और यहाँ पर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता है, इसलिए 800 AD लिखा है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, इट इज़ थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर। तो आप देखिए गुप्ता एम्पायर का सबसे बड़ा रोल था, इन्होंने नॉर्थ इंडिया को फिर से यूनिफाई किया। ठीक है, और इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, ये पहले थे समुद्रगुप्त। ठीक है, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, बट एक्चुअली ये इनका रॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। डू नो वाई? बिकॉज नेपोलियन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी फाइट्स हारा, इवन बैटल ऑफ वाटरलू आखिरी में हार ही गया था अराउंड 1814। ठीक है, बट हमारा जो समुद्रगुप्त साहब थे ना वो कभी नहीं हारे। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन शुड बी कॉल्ड एज समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप,
बट क्या करें यार, यूरोपियन कल्चर है, मानना पड़ेगा, और लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं, अच्छे से पढ़ के सुनाएंगे हमें, बट स्टिल वी विल कंटिन्यू विद दिस यूजलेस थॉट्स। बट गुप्ता एम्पायर के पहले रूलर थे समुद्रगुप्ता, जिन्होंने एम्पायर को पूरा एक्सपेंड कर दिया था, इवन साउथ तक उन्होंने लोगों को अपना गुलाम टाइप बना के आए थे। गुलाम टाइप मतलब सपोज सुजेनिटी एक्सेप्ट करवा के आए थे कि भाई आप रूल करते रहो, इट इज़ वेल एंड गुड, बट आप हमारे नाम पे रूल करोगे, ठीक है, समझ में आई? इस टाइप से जैसे किंग अकबर किया करते थे कि राजपूत यू कंटिन्यू, वी डोंट हैव एन इशू, बट यू कंसिडर मी एज एम्पायर और मी एज एम्पर ऑफ होल ऑफ इंडिया। सेम हमारे समुद्रगुप्त ने किया। वो देखो कब किया, कितने साल पहले किया, 15 साल पहले। तो बंदे की आप स्ट्रैटेजी देखो यार, ठीक है, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी थी दैट वी विल डिस्कस इन फ्यूचर, बट बंदे ने किया। उसके बाद उनके दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। एंड दिस विक्रमादित्य वॉज वेरी पॉपुलर किंग। उनके टाइम पे कालिदास थे, और भी बहुत सारे पुराणास लिखे गए उनके टाइम पे, बहुत सारी इंडियन रामायण एंड ऑल कंप्लीट की गई, महाभारत कंप्लीट की गई, मतलब उसका जो कंप्लीट रिटर्न फॉर्म है, बहुत सारे काम हुए, कल्चर के बहुत सारे काम हुए। तो आप फिर से मेरी कुछ बातों को याद करिए। आपने एक तो जी सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, वो आपने अच्छे से नोटिस किया। दूसरी पॉइंट की मैंने कहा बताई थी, जैसे ही ह्यूमन का पेट भरेगा, मतलब सब कुछ प्रोटेक्शन हो जाएगा, खाना पीना, बॉर्डर एंड ऑल, तो फिर से क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर का राइज होगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर। आप देखिए, जिस भी एम्पायर में सबसे कम लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा था। जैसे कि आप देखिए अशोका के टाइम पे बहुत कम लड़ाइयाँ थी, उनकी धामा पॉलिसी और उनके कुछ स्ट्रैटेजिक रीजंस, स्ट्रेंथ एंड ऑल की वजह से सबसे ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर मौर्य पीरियड में देखने को मिला। पोस्ट मौर्य पीरियड में भी लगभग आर्किटेक्चर देखने को मिलता, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर भी लड़ाइयाँ कम हुई, ठीक है, सतवाहनाज एंड ऑल, इन्होंने बॉर्डर कंट्रोल कर ली थी, लड़ाइयाँ कम थी, इसलिए आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिली। इंडो ग्रीस के टाइम पे, कुशानास के टाइम पे इनके ऊपर कुछ कुछ ज़्यादा अटैक नहीं हुए, इसलिए आप देखिए यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर बढ़ रहा है। इसके बाद अगर आप गुप्ता एम्पायर में देखिए, फिर से आर्ट एंड आर्किटेक्चर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? जस्ट बिकॉज की बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड थी, बहुत टाइम था, तो बहुत सारी चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद लेकिन आप जानते हैं, मैंने बताया था, ओवर सेंट्रलाइजेशन होगा, फिर फॉल होगा, तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन चालू होगा। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, गुजारास का, फिर रिपब्लिक्स बहुत सारे निकल के आए, कन्नौज आया, फिर चालुक्याज आए, फिर पल्लवाज आए, बहुत सारा फिर से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। बट इन द मीन टाइम एक ऐसे रूलर आए थे जिन्होंने दोबारा नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई करने की कोशिश की थी, एंड ही वॉज नन अदर देन हर्षवर्धना ऑफ पुष्यभूति वर्धना डायनेस्टी, ठीक है। और एक्चुअली जो हमारे हर्षवर्धन थे उन्होंने बहुत एफर्ट किए, और लगभग उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया का जो एम्पायर था वो यूनिफाई कर लिया था, बट ही वांटेड टू एक्सपेंड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और देयर ही वॉज स्टॉप्ड बाय पुलाकेशिन II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, पुलाकेशिन II, ठीक है, नाम याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। बट ज़्यादा टाइम तक उनका एम्पायर रहा नहीं और अल्टीमेटली फॉल कर गया। और देखिए ये जो वर्धन्स की डायनेस्टी थी ना, वहाँ पर उस टाइम पे बहुत सारे हुनास के अटैक हो रहे थे, ठीक है। तो आप देखिए उनके टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत कम था। आपने उनके टाइम पे बुद्धिज्म का प्रमोशन पढ़ा, बट आपने पढ़ा कि वर्धन्स हर्षवर्धन ने कुछ स्पेशल चीज़ कर दी, जैसे आर्किटेक्चर में कोई पिलर बनाया, वो नहीं बनाया, बहुत कम सुनोगे, ठीक है। मेनली लिटरेचर तक लिमिटेड थे, जस्ट बिकॉज उनका इंटरेस्ट है लिटरेचर में, अदरवाइज बुद्धिज्म का प्रमोशन में उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। वो अपने एम्पायर में बैठे रहे, बट बहुत बड़ा रोल था यूनिफिकेशन का, दिस इज नो डिनायल, ठीक है। अब देख रहे हैं ना कैसे इवेंट करेक्ट हो रहे हैं। जो लोग बोलते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री कितनी अलग अलग है, कुछ समझ में नहीं आता। आई थिंक अब आपको पूरी टाइम पीरियड मिल रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और इंटीग्रेशन हुआ वर्धन्स के बाद, राजपूत आए, ठीक है, राजपूत के बाद चौहान्स आए। सो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि चौहान्स और राजपूत का राइज अराउंड 700 AD तक हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाती है। इसके बाद देयर विल बी अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, और वहीं से हमारी मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमारी खत्म होती है, और आप कह सकते हैं टाइमलाइन खत्म होती है, ठीक है। सो ये पूरी जो हिस्ट्री थी नॉर्थ इंडिया की थी, बहुत सारे अच्छे इवेंट्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आपको कनेक्टिविटी आ रही है ना, कैसे राइज होता है, कैसे फॉल होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या रीजन था, यहीं पर आर्किटेक्चर बढ़ा, यहीं पर फॉल हुआ, यहीं पर लॉस हुआ, ब्ला ब्ला मेरी रुचि, जितने भी क्वेश्चन थे आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ बची है, एंड दैट इज साउथ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। देखिए साउथ इंडियन हिस्ट्री आप कह सकते हैं शुरुआत होती है मेगालिथ टाइम से। मेगालिथ क्या है, ये देखिए, ये पत्थर दिख रहा है, क्या है कि एक्चुअली बॉडी अंदर दबा दी जाती है, ठीक है, ब्यूरल किया जाता है, उसके ऊपर पत्थर लगा दिए जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ना, दीज आर कॉल्ड एज मेगालिथ्स, और जहाँ जहाँ मिले दैट इज कॉल्ड एज मेगालिथ कल्चर। मान लो कि तमिलनाडु मिले, कर्नाटका में मिले, केरला मिले, तो दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो आप कह सकते हैं इंडिया में आयरन एज को मेगालिथ कहा जाता है। जब ये मेगालिथ बन रहे थे ना, उस टाइम पे साउथ इंडिया में भी आयरन का यूज़ हो रहा था। तो आप कहें अगर कोई बोले मेगालिथ हिस्ट्री, सो दैट इज आयरन एज ऑफ साउथ इंडिया,
और सदर्न इंडिया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और जो मेगालिथ्स हैं याद रखना सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं मिले, यूरोप में भी बहुत जगह मिले, बहुत जगह लाइक इवन लाइक हमारा जो अफ्रीका है, मतलब बहुत जगह मिले, लाइक कमी नहीं थी उन जगहों की जहाँ पर हमें मेगालिथ्स मिले। तो यहाँ से मेघालय से चालू होता है। और लाइक अराउंड 2nd सेंचुरी BC हमारे यहाँ पर संगम लिटरेचर का राइज होता है या फिर संगम एज का राइज होता है। देखो यहाँ पर जो डेट है डिस्प्यूटेड है। लाइक अभी कुछ टाइम पहले 1-2 साल पहले बड़ा डिबेट चल रहा था एक, कि जो संगम एज है ना वो 2nd सेंचुरी BC या 3rd सेंचुरी BC में राइज नहीं हुई। इट एक्चुअली रोज एट द टाइम ऑफ महाजनपदा, 16 महाजनपदा, मतलब 600 BC के आसपास राइज हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं इसका जो राइज हुआ था दैट वाज अराउंड 3rd सेंचुरी BC। तो कुछ प्रूफ्स भी आए हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है। तो उसके ऊपर रिसर्च होती रहेगी और जैसे ही चेंज होगा तो आई थिंक आप सबको पता चल ही जाएगा। तो अभी तो लाइक हम ऐसा मान के चलेंगे इसकी जो राइज हुई थी वो 3rd सेंचुरी BC में हुई थी। ठीक है, और अगर आप देखें नॉर्थ इंडिया में 2 अर्बनाइजेशन हुए थे। पहला अर्बनाइजेशन था किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वाज कॉल्ड एज फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड अर्बनाइजेशन वाज दी महाजनपदास और मगधा। ठीक है, उसको हम सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। लेकिन आप देखें जो साउथ इंडिया में बहुत लंबी आयरन एज चली, मतलब मेघालय लाइक अप्रॉक्सीमेटली कुछ हज़ार साल तक चली, तो मेनली आयरन एज से डोमिनेटेड था। और 2nd सेंचुरी BC के आसपास आप कह सकते हैं उनके यहाँ अर्बनाइजेशन होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, और उस टाइम पे ना बहुत सारी लिटरेचर्स लिखी गई। ठीक है, और उनको संगम लिटरेचर कहा गया। एक्चुअली क्या होता था उस टाइम पे, जो हमारे पांड्यास, चेरा एंड चोला राजा हुआ करते थे, मेनली द पांड्या रूलर, वो लोग ना संगम असेंबलीज करवाया करते थे। मतलब सब लोग आके बैठ रहे हैं और लिख रहे हैं बहुत सारा राजा के ऊपर कि सोसाइटी कैसी है, ये कैसी है, ये कैसी है। उसी को संगम एज कहा गया। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ये तो बहुत क्रूड बताया। और उसी टाइम पे चोला, चेरा एंड पांड्यास थे, तो इसे हम संगम एज कहते हैं। ठीक है, और आप इनका मैप देख सकते हैं। और संगम एज के बाद फिर क्या होता है कि सिंपल सी बात है, अशोका अपना रूल एक्सपेंड करता है और वो एक्चुअली यहाँ तक आ जाता है, चोलास के और पांड्यास और चेरास के पास तक। बट ना ही डिडंट कैप्चर इट। ऐसा कहा जाता है कि इनकी फ्रेंडली ट्रीटीज थी एंड ही वांटेड टू रिमेन दैम इंडिपेंडेंट, तो उन्होंने कभी कैप्चर नहीं किया उन्हें। बट फिर उसके बाद सतवाहनास आते हैं, वो लगभग कैप्चर कर लेते हैं। होल ऑफ द साउथ इंडिया उनके अंडर में आ चुका, बस थोड़ा थोड़ा सबका पार्ट बचा होता है। बट मेजर जो पार्ट था दैट वाज कैप्चर्ड बाय सतवाहनास, और मेनली इनके रूलर थे गौतमीपुत्र सताकर्णी। फिर सतवाहनास के बाद लाइक आप कह सकते हैं कि सतवाहनास ने ना जिस तरीके से गुप्ता एम्पायर ने नॉर्थ इंडिया को यूनिटी प्रोवाइड की थी एक टाइम पे, उसी प्रकार सतवाहनास ने पोस्ट मौर्य पीरियड में, देखो मौर्य पीरियड में अगर आप पोस्ट मौर्य पीरियड में देखो तो वेस्टर्न पार्ट पूरा फॉरेनर्स के पास चला गया था। ईस्टर्न पार्ट इंडियन डायनेस्टी लाइक सुंगास, कनवास, ये लोग कैप्चर कर लें, और साउथ इंडिया वॉज कैप्चर्ड बाय सतवाहनास। मतलब वो वहाँ के आप कह सकते हैं बड़े धार पार्ट के लोग थे। ठीक है, मतलब उन्होंने पूरा कैप्चर सेंट्रलाइज करके रखा था। बट सिंपल सी बात है, सेंट्रलाइजेशन था, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये देखो सतवाहनास का रूल देखो। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि पावर जो है चालुक्यास एंड पल्लवास के हाथ में चली जाती है। ठीक है, आप देखो चालुक्यास डायनेस्टी एंड द पल्लवास डायनेस्टी, पूरा डिसइंटीग्रेशन हो गया सतवाहनास एम्पायर का, चालुक्यास एंड पल्लवास का राइज हो गया। पांड्यास चेप ये ना हमेशा कंटिन्यू करते हैं, थोड़े थोड़े राज में कंटिन्यू करते रहते हैं। तो चालुक्यास एंड पल्लवा का राइज हो गया। दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, आपने सुना भी होगा कि लाइक पुलाकेशिन 2 की नरसिम्हा वर्मन 1 से लड़ाई हुई, नरसिम्हा वर्मन 2 से लड़ाई हुई। कभी पल्लवास ने चालुक्यास को डिस्ट्रॉय किया, चालुक्यास ने पल्लवास को डिस्ट्रॉय किया, एक दूसरे का कैपिटल डिस्ट्रॉय कर दिया। लाइक लड़ाइयाँ बहुत फेमस है इनकी, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फेमस है उनकी, दैट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लाइक पल्लवास आर नोन फॉर देयर आर्किटेक्चर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में चालू करवाया, एक्चुअली उन्होंने बेस डाली। और आप देख रहे हो ना, ये देखो ये महाबलीपुरम, ठीक है, एक बोल्डर है, दैट वाज इन द टाइम ऑफ नरसिम्हा वर्मन 1 एंड 2। ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। फिर चालुक्यास आर नोन फॉर देयर टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, उनके टाइम पे क्या हुआ, विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर प्रमोट हुआ। विसारा मतलब नॉर्थ और साउथ इंडिया का कॉम्बो हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिली। उसके बाद अल्टीमेटली चालुक्यास को हटा दिया जाता है और वो जो पावर है वो राष्ट्रकूटास के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है। एंड राष्ट्रकूटास आर नोन फॉर देयर लिटरेचर, मेनली द कन्नड़ लिटरेचर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ देम वाज तंतिदुर्ग, अमोघवर्षा। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेनली मेरा पर्पस ये था कि आपको पूरा बताना कि एशियन हिस्ट्री क्या होती है, और राष्ट्रकूटास के साथ साउथ इंडिया की एशियन हिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब इसके बाद लाइक और भी रूलर्स आएंगे, चोलास एंड ऑल आएंगे, वो सब मेटावल इंडिया में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, साउथ इंडियन हिस्ट्री अच्छे से कवर हो गई है कि बिल्कुल प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके अभी तक। ठीक है ना। सो शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक्स। ओके, चलिए फिर। सो गाइस, चलिए चालू करते हैं हम अपने प्री हिस्टोरिकल टाइम से। देखिए, प्री हिस्टोरिकल टाइम को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसा टाइम जहां का हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं हो, उस चीज़ को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मीजोलिथिक टाइम, पेलोलिथिक टाइम एंड नियोलिथिक टाइम।
क्या आप बता सकते हैं कि उस टाइम की कोई भी राइटिंग्स आपको मिलती है? क्या उन्होंने ये कहीं पर भी लिखा है कि हम भाई इस प्रकार से रहते थे, हम इस प्रकार से खाना खाते थे, हम यहाँ यहाँ घूमते थे, हमने पहिए की डिस्कवरी की थी? कहीं पर भी ऐसा लिखा है प्री हिस्टोरिक टाइम्स पे? मेसोलिथिक टाइम, पेलियोलिथिक टाइम, नियोलिथिक टाइम? नहीं। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ का कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को हम प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट, एक ऐसा पीरियड जहाँ का हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल ना हो, उस चीज़ को हम प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई अगर प्री हिस्टोरिकल टाइम्स के लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा अपने बारे में, सो हाउ डू वी नो अबाउट देम? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हैं ना कि वो लोग एक ग्रुपिंग में शिकार किया करते थे। आप कैसे कह सकते हैं यार, उन लोगों को छोड़ा ही नहीं है अपने बारे में रिटन एविडेंस? देखिए, उसके ना दो तरीके हैं। एक तो है उनके द्वारा छोड़े गए रिसोर्सेस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये टूल्स हमें क्लियर बताते हैं कि इससे जानवरों का शिकार किया जाता होगा। तो हमने यहाँ पर अपने तरफ से इन्फरेंसेस निकाली कि दे वर हंटर्स। ठीक है, उसी प्रकार से हमने उनकी कुछ पेंटिंग्स को ऑब्जर्व किया। एग्जाम्पल के तौर पे ये अल्तामीरा की पेंटिंग है, इट इज़ इन स्पेन, और यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया किस प्रकार से वो लोग ग्रुप लिविंग में रहते थे, किस प्रकार से खाना खाते थे, किस प्रकार से खेलते थे। तो उससे हमने उनकी सोशल लाइफ निकाली। मतलब उनके द्वारा छोड़े गए एविडेंस से हमने ट्राई किया कि हम उनकी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ निकाल के लेके आएँ। ठीक है, वैसे कोई उनकी पॉलिटिकल लाइफ आज तक पता ही नहीं चली है उनके छोड़े गए एविडेंस के द्वारा। और दूसरी चीज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा होगा ना कि नियोलिथिक टाइम्स पे ह्यूमन ने एग्रीकल्चर की डिस्कवरी कर ली थी। तो कैसे पता चला? ये एक्चुअली पड़ा कुछ साइंटिफिक मेथड की वजह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डेटिंग, हमें वहाँ पर एविडेंसेस मिले, हमें कुछ, मान लीजिए कुछ पॉट्स मिले हमें। ठीक है, उस पॉट्स को हमने कार्बन डेटिंग करके देखा और उसमें पता चला कि ये यहाँ पर जो भी गेहूँ था दैट वाज एक्चुअली 8000 10,000 ईयर्स ओल्ड। तो हमें पता लगा कि हाँ, नियोलिथिक टाइम में अप्रॉक्सीमेटली लोगों ने एग्रीकल्चर डिस्कवर कर लिया होगा। तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से हमें प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर प्री हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट इज हिस्ट्री? दैट मीन्स व्हाट इज हिस्टोरिकल पीरियड? देखो, हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ का हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल हो और उस रिटन एविडेंस को हम पढ़ भी सकते हैं। मतलब वो स्क्रिप्ट को हमने डिसाइफर कर लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मौर्य पीरियड की ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट मतलब एक रिटन एविडेंस है, लिखा हुआ है। ठीक है, दो हम नहीं पढ़ सकते, बट वो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि ये स्क्रिप्ट का मतलब क्या है। तो इन शॉर्ट ह्यूमन को पता चल चुका है कि उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। समझ में आई? तो ऐसा पीरियड जहाँ का हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल हो, प्लस उसी के साथ साथ हमने उस स्क्रिप्ट को पढ़ना भी सीख लिया हो, उस चीज़ को हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो आई थिंक आपको प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड में डिफरेंस पता चल चुका है। अब एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई अगर प्री हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द स्टोन एज, इसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड इज़ ऑल अबाउट द मौर्यन एम्पायर एंड लेटर ऑन एम्पायर्स, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? बिकॉज आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक स्क्रिप्ट मिली है। ठीक है, उनकी पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट मिली है। सो माई क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहाँ पर रखेंगे? इज़ इट हिस्टोरिकल पीरियड और प्री हिस्टोरिकल पीरियड? सो अगर आप हिस्टोरिकल सोच रहे हैं, सो योर आंसर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, मैंने क्या बताया था हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में कि कुछ रिटर्न एविडेंस मिला हो, प्लस हमने उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया हो। तो हमारे पास रिटर्न एविडेंस तो अवेलेबल है उनके टाइम का, नो डाउट, बट क्या हम उन स्क्रिप्ट आज तक पढ़ पाए हैं? नहीं पढ़ पाए ना। सो इन शॉर्ट इट कम्स अंडर प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब स्क्रिप्ट इज अवेलेबल बट वी आर नॉट केपेबल टू रीड देयर स्क्रिप्ट, मतलब वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर देयर स्क्रिप्ट। उस चीज़ को हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज प्री हिस्ट्री, व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री एंड व्हाट इज हिस्टोरिकल पीरियड। तो आई थिंक आपका हल्का सा बेस क्लियर हो गया है ना। चलिए, वेरी गुड। तो अब हम फाइनली आते हैं अपने प्री हिस्टोरिकल पीरियड में। सबसे पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड वॉज फ्रॉम 30 लाख BC टिल 600 BC। ठीक है, समझ में आया ना? अब देखो 600 BC में महाजनपदास का राइज हो जाता है। ओके, और 30 लाख BC में हमें होमो इरेक्टस देखने को मिलते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा ये फैक्ट बस याद रखना, दो अंदर के डिवीजन याद मत रखना कि कब से नियोलिथिक टाइम था, कब से पेलियोलिथिक टाइम था एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मोर और लेस प्री हिस्टोरिकल पीरियड कितना बड़ा था ये पता होना चाहिए, कहीं पर कोड करने के लिए हेल्प करेगा वो। ठीक है, और हो सकता है कुछ ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकता है ये। अब देखो, प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम 5 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं।
सबसे पहला आता है पेलोलिथिक एज, ठीक है, उसके बाद आता है मिजोलिथिक एज, तीसरा आता है नियोलिथिक एज, चौथा आता है चाल्कोलिथिक एज और पांचवा आता है आयरन एज। डोंट वरी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में, ठीक है। इन्हें हम फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ये पहले पर्सन थे जिन्होंने पहला पेलोलिथिक टूल इंडिया में डिस्कवर किया था, जिसका नाम था पल्लावरम हैंड एक्स, ठीक है। हैंड एक्स की अभी मैं इमेज दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, 2 स्टेट पीसीएस में काम आ सकता है बट नॉट इन यूपीएससी, ठीक है। और एक और नाम जो आपको प्री हिस्ट्री से रिलेटेड याद रखना है, दैट इज सर मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है। सर मॉर्टिमर व्हीलर को हम ये क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने हमारा जो पूरा प्री हिस्टोरिकल कल्चर था ना, उसको क्रोनोलॉजिकल एंड सिक्वेंशियल वे में अरेंज किया, जैसे कि कब पेलोलिथिक था, कब मिजोलिथिक था एंड कब नियोलिथिक था, ठीक है। समझ में आया? चलिए, वेल एंड गुड। अब हम फाइनली चालू करते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड से, बट उससे पहले एक और टॉपिक हमारे सामने, दैट इज हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब देखिए, जो हिस्टोरिकल सोर्सेस है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच इट हियर इटसेल्फ, ठीक है। वाई? देयर आर 2 रीजन्स। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको कोई भी हिस्टोरिकल सोर्स बताऊंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, तो सबसे पहले तो मुझे आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताना चलेगा कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर अगर मान लो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि देयर वाज अशोकन एडिक्ट, तो मुझे उसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि अशोकन ऐसा था, क्यों लिखा, क्या था, क्या रीजंस थे। और इन द सेम वे इफ़ आई गो टू लिटरेचर, तो वहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा देयर वाज अ बुक नेम्ड एज इंडिका बाय मेगास्थनीज, तो मुझे बताना पड़ेगा मेगास्थनीज ने ऐसे ही क्यों लिखा, उन्होंने इंडिया की तारीफ क्यों की, बेइज्जती क्यों की, सब कुछ ऐसा बताना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट पता क्या होगा, ये रिपीटिशन ऑफ वर्क हो जाएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना मैं जब आपको सेपरेट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं आपको मौर्य एम्पायर पढ़ाऊंगा, वहाँ पर भी इंडिका बताने वाला हूँ। इन द सेम वे जब आपको मैं न्यूमिस्मेटिक पढ़ाऊंगा तो गुप्ता एम्पायर में बताऊंगा ही बताऊंगा। तो ये रिपीटिशन ऑफ वर्क क्यों करना, ऊपर से ना मुझे बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा, सो इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, तो मैं इसे यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ना, ये मोर और लेस फैक्ट्स हैं सिर्फ, ठीक है। अगर मैं आपके सामने शुरू में इतने फैक्ट्स डाल दूंगा कि नहीं यार, यू हैव टू डू द रट्टाफिकेशन की समुद्रगुप्त एंड पुलाकेशिन 2 यहाँ पर मेंशन है, फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी, खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी, तो आप सोचेंगे भाई ये फैक्ट्स क्या बता रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। दिस आई डोंट वांट, ठीक है। तो ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज वाला पार्ट है, वो मैं पूरा एंशियंट इंडिया कवर करने के बाद, लाइक जब मैं आपको हर्षवर्धन पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करवा दूंगा, और आपको मेनली ना ये उसकी समरी लगेगी जो भी हमने डिस्कस किया होगा, और इवन आपको इस लाइक स्लाइड्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इसको लीव कर रहे हैं, एंड इट इज़ इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, सो ट्रस्ट मी, एंड लेट्स मूव टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्री हिस्टोरिक पीरियड का सबसे पहला फेज था पेलियोलिथिक। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको स्लाइड्स के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना, और जो मैं पेन से यहाँ पर लिख रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना। स्लाइड्स में बहुत सारी चीज़ होंगी भी, नहीं भी होंगी, ये स्लाइड से नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेनली जो मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना, ओके, बिकॉज आप ऑलरेडी कोई ना कोई बुक तो पढ़ोगे, तो मेनली वहाँ से जो मेरे लेक्चर्स हैं, जो मेरा साउंड है, जो मेरी वॉइस है, दैट विल बी कॉम्प्रीहेंडेड, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना, मेजर फोकस सुनने में रखना है, स्लाइड्स देखने में नहीं, ठीक है। अंडरस्टूड ना? चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला फेस हमारे सामने आता है पेलियोलिथिक फेस। देखो, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो मतलब आप कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। और हमारा जो पेलियोलिथिक फेस था, दैट वाज फ्रॉम 30,000 BC टू 10,000 BC, और ये बहुत बड़ा फेस था। और आपको पता, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन इसी फेस पे हो चुका था, और हमें इसी फेस के बारे में नहीं पता है, ठीक है। चलिए, लेकिन एक और चीज़, ये जो फेस है ना पेलियोलिथिक फेस, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आता है लोअर, दूसरा आता है मिडिल, और तीसरा आता है अपर। तो हमें लोअर और मिडिल के बारे में सबसे कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और यही पार्ट में सबसे ज़्यादा ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब इस फेस की हमें इन्फॉर्मेशन क्यों कम पता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर उन्होंने कोई भी आर्ट एक्टिविटी नहीं की थी, लेकिन अपर पेलियोलिथिक पीरियड में उन्होंने आर्ट एक्टिविटीज़ करना चालू कर दी थी, तो हमने थोड़ा बहुत डिसाइफर कर लिया कि पेलियोलिथिक टाइम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रही होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जो पेलियोलिथिक फेज था ना, दिस वाज ऑल अबाउट द आइस एज, मतलब उस टाइम पे जो हमारा अर्थ था वो पूरे तरीके से आइस से घिरा हुआ था, ठीक है ना। तो ये फैक्ट याद रखना, मतलब इन शॉर्ट ह्यूमन एक आइस एज फेस कर चुके हैं, सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर फिर से एक आइस एज आती है, सो ह्यूमन विल बी रेडी फॉर इट, ठीक है। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड्स पे आते हैं, जो उस टाइम पे ह्यूमन था। देखो, मैं बार बार ह्यूमन बोलूंगा, आई वोंट बी कॉलिंग इट होमो इरेक्टस और निएंडरथल एंड ऑल दोज थिंग्स, ये ना आपको कंफ्यूज कर देगा, और खुद मुझे भी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बार बार ह्यूमन का वर्ड मेंशन करूंगा, तो आप समझ जाना कि ह्यूमन का मतलब क्या है। अब देखो, प्री हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर पेलियोलिथिक फेस में जो ह्यूमन था ना, दैट वाज नोमैडिक, मतलब बंजारा था यार,
जगह जगह घूमता रहता था, ठीक है। और अगर उसे कहीं पर रुकना भी होता था ना, तो हमेशा ये प्रेफर करता था वो 2 जगह रुके। सबसे पहली जगह तो रिवर के पास हो सकती थी, ठीक है, रिवर के पास बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और वो पेड़ के ऊपर रहने लगता था, जैसे बंदर रहते हैं। और दूसरा था फॉरेस्ट के पास रहने की वो कोशिश करता था। वाई फॉरेस्ट? बिकॉज फॉरेस्ट में बहुत सारी नेचुरल केव्स होती है, ठीक है। अब देखो, उससे ना हमेशा रिवर और फॉरेस्ट के पास रहने का बहुत फ़ायदा होता था। क्या? देखो, यहाँ पर बहुत ही आसानी से उन्हें जानवर मिल जाया करते थे शिकार करने के लिए, तो आप कह सकते हैं देवर हंटर्स, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लो जानवर का ये लोग शिकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एंड में कह सकते हैं ये लोग कुछ फ्रूट्स भी गैदर कर लिया करते थे, कुछ फ्रूट्स हो गई, सब्जियां हो गई, जो भी मिलता था वो गैदर कर लिया करते थे, और आप कह सकते हैं देवर गैदरर्स। तो इन शॉर्ट, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशंस दे वर कॉल्ड एज हंटर एंड गैदरर्स। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर ये जो हंटिंग किया करते थे ना, वो बड़े बड़े एनिमल्स की किया करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैमथ्स, जो कि उनकी औकात से ऑलरेडी बहुत ऊपर के हुआ करते थे, बट स्टिल दे यूज टू हंट बिग पीपल। और उस टाइम पे ये लोग कोई भी हट में नहीं रहते थे, ठीक है। अगर आप मीजोलिथिक की बात करेंगे तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ग्रास हट्स पे रहना चालू कर दिया था, और न्यूलिथिक पीरियड में दे स्टार्टेड टू लिव इन द मड हट्स, और मेनली वो सर्कुलर हुआ करती थी। ये शेप भी आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन याद रखना, पीरियोलिथिक पीरियड में देयर वॉज नो हट अवेलेबल, सिर्फ नेचुरल केव्स एंड ऑन द ट्रीज, ठीक है। समझ में आया? चलो, वेल एंड गुड। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जितने भी टूल्स मिले हैं ना, दे वर मेड अप ऑफ क्वार्ट्जाइट, ठीक है। क्वार्ट्जाइट इज अ मटेरियल। अब ये जो क्वार्ट्जाइट टूल्स की वजह से हम इन्हें क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वार्ट्जाइट कोई बोले, सो दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू पेलियोलिथिक एज। अगर मान लो क्वेश्चन कोई टेस्ट सीरीज पुट ऑन कर देती है, तो यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू पुट ऑन दिस क्वेश्चन कि क्वार्ट्जाइट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सो ऑप्शन होगा, तो उसमें वहाँ पर आप पेलियोलिथिक टिक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो पेलियोलिथिक पीरियड था ना, मेनली हमारे इंडिया में 2 कल्चर्स में डेवलप हुआ था। एक था हमारा सोहान कल्चर, ठीक है, ये पाकिस्तान में है, और दूसरा है मद्रासियन कल्चर। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या होता है कल्चर, देखो आप डिस्कस करते हैं। देखो, जो इंडिया का मैप है, मान लो अब इंडिया के मैप में अगर आप पाकिस्तान के रीजन में देखो, ठीक है, वो एक रीजन है पाकिस्तान का रीजन, वहाँ पर मान लो कि बहुत सारे प्रिमिटिव मैन्स रहते हैं इस प्रकार के, और मोस्ट ऑफ देम यूज द चॉपर चॉपिंग पेबल। मतलब चॉपर, लाइक आपको दिखाई देता हूँ, देखो ये सब चॉपर्स हैं, ये देखो ये चॉपर है, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये जो रीजन था सोहान वैली का, मतलब पाकिस्तान का रीजन, ठीक है, पंजाब वाला जो रीजन है, वेस्ट पंजाब, वहाँ पर एक्चुअली सोहान रिवर वैली है। तो वहीं पर हमारे ये जो प्रिमिटिव मैन हैं रहा करते थे पेलियोलिथिक एज में, ठीक है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर लोग चॉपिंग पेबल्स यूज़ किया करते थे। पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, पत्थर से काटा करते थे जानवरों को एंड पेड़ पौधों को, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सोहान वैली में मोस्ट ऑफ द पीपल क्या यूज़ करते थे, चॉपिंग पेबल। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे सोहान वैली में चॉपिंग पेबल का एक आप कह सकते हैं ट्रेंड चल रहा था या कल्चर चल रहा था। जैसे बोलते हैं ना कि इस टाइम पे वेस्टर्न कल्चर बहुत चल रहा है इंडिया में, इस रीजन दिल्ली में वेस्टर्न कल्चर बहुत प्रमोटेड है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ दिल्ली कल्चर और वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया, ठीक है। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं सोहान कल्चर मतलब चॉपिंग पेबल कल्चर, ठीक है। उसी प्रकार से हैंड एक्स कल्चर था, ये कहाँ पर था, मद्रास में। देखो मद्रास में 2 जगह हैं, एक का नाम है बदमादुराई और दूसरे का नाम है अतिरामपक्कम, ठीक है, दोनों मद्रास में हैं। और सिंपल सी बात है, मद्रास में हैंड एक्स कल्चर बहुत चलता था, उसे हम मद्रासियन कल्चर भी कहते हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं सोहान कल्चर क्या है, मद्रासियन कल्चर का है। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि सोहान कल्चर एंड मद्रासियन कल्चर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, देन द आंसर विल बी पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। सोहान का मतलब याद रखना, सोहान कल्चर में पीपल क्या यूज़ करते थे, चॉपिंग पेबल, और मद्रासियन कल्चर में पीपल क्या यूज़ करते थे, हैंड एक्स कल्चर, ठीक है, हैंड एक्स का यूज़ करते थे। तो आई थिंक ये फैक्ट है, ये आपको रट्टा मार के रखना है, और आई थिंक मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि आपको रट गया होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पेलियोलिथिक साइट्स, ठीक है। याद रखना, अगर यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना होगा, वैसे अगर आप देखें यूपीएससी ने पिछले कुछ 25 सालों में ना 5 साल में बस एक बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, वो भी मेनली हिस्टोरिकल सोर्सेज से। मतलब इन शॉर्ट ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए आई विल ट्राई कि आज के ही लेक्चर में से कंप्लीट किया जाए। बट अगर यूपीएससी को कुछ पूछना होगा ना, सो दैट विल बी साइट्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज, मतलब जो भी साइट्स मिलेंगी हमें पेलियोलिथिक की या फिर मीजोलिथिक की, नियोलिथिक की, चालकोलिथिक की, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज यूपीएससी ने अगर पूछा भी है ना, लाइक मैच ऑफ द फॉलोइंग में डाल दिया और उसके बाद पूछ लिया कि ये वाली साइट पेलियोलिथिक थी कि मीजोलिथिक थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, बट बहुत पहले आए हैं, अभी तो नहीं आए हैं। बट स्टिल उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे कि फेमस साइट्स कौन सी है ओल्ड स्टोन एज की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रही है स्वान वैली एंड पोटवार प्लेटू, ये देखो यहाँ पर वेस्टर्न पंजाब की रीजन में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यू विल सी शिवालिक्स हियर, ठीक है, शिवालिक्स में भी हमारे प्रिमिटिव मैन रहते थे। आप एक चीज़ देखो, बार बार लोग ट्राई कर रहे हैं रिवर्स के पास रहें,
या फिर जंगलों के पास रहें। आपको पता है शिवालिक जंगल है तो वहीं पर रहेंगे। इसके बाद भीमपेटका मध्य प्रदेश, ये भी पूरा जंगली इलाका है, ठीक है, इवन हम भी यहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद नर्मदा वैली, देखो यहाँ पर गुजरात के रीजन में आपको आदमगढ़ देखने को मिलेगा, ठीक है। आदमगढ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, इसके बारे में फ्यूचर में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। आदमगढ़ में ना सबसे पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का सबूत मिलता है, ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ सकते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको कुरनूल केव्स मिलेंगे, वहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं पेलोलिथिक के। और लास्ट में चेन्नई में आपको अतिराम पलक्कम, ठीक है। तो ये साइट्स हैं, आपको याद करके रखनी है, ठीक है। तो आप अगर मैप के थ्रू बनाएंगे सो इट विल बी मोर मेमोरेबल, मतलब आप मैप बना लो और वहाँ पर अच्छे से मार्क कर लो और वॉल में स्टिक कर लो, ठीक है। अब देखो हमने पेलोलिथिक के बारे में तो अच्छे से जान लिया, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था पेलोलिथिक जो पीरियड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन सा? एक था हमारे पास लोअर पेलोलिथिक पीरियड, मिडिल पेलोलिथिक पीरियड और फाइनली द अपर पेलोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब देखो ये जो 3 पीरियड है ना, आपको सबसे पहली बात तो इसके जो नंबर्स हैं, लाइक जो फिगर्स हैं कि 5 लाख BC से 50,000 BC तक चला, वो सब याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस टाइम पे कौन सी स्पीशीज़ अवेलेबल थी वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं बताने वाला हूँ, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, उन्हीं को बस याद रखना। जैसे सबसे पहली चीज़, लोअर पेलोलिथिक पीरियड से आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इस टाइम पे जो ह्यूमन था उसने भुना हुआ खाना चालू कर दिया था, मतलब वो आराम से आग जला सकता था, ठीक है, और उसमें पूरा जो फूड था उसको भून सकता था, मतलब रोस्ट कर सकता था और उसको खा सकता था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मत भूलना। और यहाँ पर इसके कुछ साइट्स याद रखना। सबसे पहली तो सोहान रिवर वैली, ठीक है, जो पाकिस्तान में है। इसके बाद दिदवाना राजस्थान में है, हिरान वैली गुजरात में है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमपेटका, ठीक है, और इसके बाद लास्ट में बिलान वैली मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। आई थिंक मिर्ज़ापुर तो आपको पता ही होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड अबाउट द टूल्स यू जस्ट वेट, मैं आखिरी में से कॉम्प्रीहेंड करने वाला हूँ, तो अभी टूल्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो लोअर पेलोलिथिक में आपको साइट्स याद रखनी है और कंट्रोल फायर फॉर रोस्टिंग मीट, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। देखो पेलोलिथिक पीरियड में जो भी मैं बोल रहा हूँ, लाइक प्री हिस्टोरिक पीरियड में बोल रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं चीज़ के ऊपर फोकस करना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अगर ज़्यादा पढ़ोगे ना तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, सो यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। अब आते हैं मिडिल पेलोलिथिक एज में। देखो लोअर पेलोलिथिक एज में कौन थे? होमो इरेक्टस, याद मत रखना भाई, बस बोल रहा हूँ, ठीक है। मिडिल पेलोलिथिक एज में निएंडरथल, ठीक है, इनको भी याद नहीं रखना है, ओके। बट यहाँ पर एक फैक्ट जो आपको याद रखना, दैट इज लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड। अब आप बोलोगे सर रिटर्न एविडेंस तो अवेलेबल नहीं है, तो भाई लैंग्वेज और रिटर्न एविडेंस में डिफरेंस होता है। मैं इस तरह से कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। अगर मैं इसे नहीं लिख पा रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, कोई रिटर्न एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो याद रखना मिडिल पेलोलिथिक एज में ही हमने लैंग्वेज को डिस्कवर कर लिया था, हु करके बात किया करते थे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इतनी डेवलप नहीं थी हमारी लैंग्वेज, बट एटलीस्ट हम एक दूसरे को समझने लगे थे, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि मिडिल पेलोलिथिक एज के बारे में, कि मिडिल पेलोलिथिक एज में हम फ्लेक कल्चर या फ्लेक टूल्स का यूज़ किया करते थे। अब फ्लेक्स क्या होता है? देखो मान लो कि ये हमारे पास कोई बड़ा सा पत्थर है, बोल्डर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल हल्का सा स्लाइस काट दूँ, जैसे आपने बड़ा चीज़ का पोर्शन देखा होगा ना, उसकी हल्की सी बिल्कुल स्लाइस काट दी जाती है या बटर की स्लाइस काट दी जाती है, तो वो बिल्कुल पतले से हिस्से को हम फ्लेक बोलते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा सा शार्प होता है, मतलब उससे हम लोगों को काट सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना मिडिल पेलोलिथिक एज में हम फ्लेक्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। शार्प होती है, ग्लास की तरह बहुत शार्प होती है, जैसे फ्लिंट ग्लास, ठीक है, तरह बहुत शार्प होती है, उससे हम एनिमल्स को काट सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लेक कल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सो यू विल से मिडिल पेलोलिथिक एज, ओके सर। चलिए साइट्स याद रखना, स्वान, नर्मदा एंड तुंगभद्रा वैली, पोटवार प्लेटू। पोटवार प्लेटू मैं पहले बता चुका हूँ, इंडस और झेलम के बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पर बताया था मैंने कि ये स्वान वैली थी, और यहाँ पर जो इंडस और झेलम रिवर है, यहाँ पर आपको पोटवार प्लेटू देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा रीजन आप कह सकते हैं पोटवार प्लेटू एंड स्वान वैली के अंदर आ जाता है। मतलब इन शॉर्ट यू कह सकते हैं जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, ठीक है, जो हमारे पंजाब से लगा है, दैट कम्स अंदर स्वान वैली एंड पोटवार प्लेटू, ठीक है। याद रखना प्री हिस्टोरिकल के अंदर पेलोलिथिक साइट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में पेशावर के पास एक और साइट है जिसका नाम है संघाव केव, तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ें, चलिए अब आते हैं हम अपर पेलोलिथिक एज में। अपर पेलोलिथिक एज में क्या हुआ था, जितनी भी होमिनाइन स्पीशीज़ थी, चाहे एग्जाम्पल के तौर पर इरेक्टर्स एंड ऑल, वो सब एलिमिनेट हो गई थी, वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाए थे, ठीक है। लेकिन होमो सैपियंस सर्वाइव कर गए और आज उन्होंने अर्थ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, ठीक है, बट स्टिल दे सर्वाइव्ड। और आप कह सकते हैं कि होमो सैपियंस पहली बार हमें अपर पेलोलिथिक एज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, पेंटिंग्स की जो बिगनिंग है दैट स्टार्टेड इन अपर पेलोलिथिक फेज, और मीजोलिथिक फेज में क्या हुआ था, प्रोलिफरेशन ऑफ पेंटिंग टुक प्लेस, ठीक है। और इस टाइम पे आपको याद रखना है कि जो टूल्स यूज़ किए जाते थे दैट वर फ्लेक ब्लेड। अभी फ्लेक ब्लेड क्या होता है? देखो आपको ब्लेड पता होगी ना,
ब्लेड जो होती है दोनों जगह शार्पन होती है, मतलब आप ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कहीं से भी आप काट सकते हो। उसी प्रकार जो फ्लेक्स थे ना उनको दोनों तरफ से शार्प कर दिया गया था, उसको हम बोलते हैं फ्लेक ब्लेड कल्चर। ठीक है, अब देखिए इतने सारे टूल्स हैं, आई नो कि याद करना बहुत ही मुश्किल से है, तो आप वैसे भी याद नहीं कर सकते हैं। तो भाई फ्लेक ब्लेड कल्चर बस इतना याद रखना। अभी टूल्स के बारे में वैसे भी बताने वाला हूँ, डोंट वरी। और आखिरी में इंपॉर्टेंट साइट्स जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सदर्न यूपी, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो हमारा आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश के पास आपको मैंने बताया था कुरनूल केव्स हैं। ठीक है, कुरनूल केव्स में हमें बोन टूल्स देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बोन टूल्स कहाँ पर? कुरनूल केव्स में, आंध्र प्रदेश में। इस फैक्ट को मत भूलना, हो सकता है यूपीएससी पुट ऑन कर दे, बट चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, बिकॉज इतने फैक्ट्स यूपीएससी नहीं डालने वाला है, तो कम से कम फोकस करना है इस चैप्टर में। अब देखो जो पेलियोलिथिक पीरियड है ना, हम एक्चुअली से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। ठीक है, इनको एक्चुअली हम टूल्स के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर में, मिडिल में, अपर में। अब देखो लोअर में हम क्या करते थे, मेनली हम चॉपर्स एंड एक्सिस क्लेवर का यूज़ करते थे। स्पेलिंग गलत है, तो एक्सिस क्लेवर्स का यूज़ किया करते थे। ठीक है, ये देखो ये है हैंड एक्सिस, मतलब हाथ से काटते थे। चॉपर्स का यूज़ किया करते थे। वो इतनी सारी इमेज अवेलेबल नहीं है, बट आप समझ सकते हो दीस आर हैंड एक्सिस। आप भी सोच रहे हो क्या ही पत्थर ही तो है मुझे भी ये लगता है पत्थर ही तो है, बट स्टिल मतलब यहाँ ये दीज आर शार्पन पत्थर्स। ओके, इसके बाद हम आते हैं मिडिल पेलियोलिथिक फेज में। यहाँ पर हम ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स का यूज़ करते थे। ये देखो, आप देखो यहाँ पर भी शार्पन है, यहाँ पर भी शार्पन है। ठीक है, दीज आर ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स। और याद रखना है जो टूल्स होते थे ना वो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। ये देखो रेक्टेंगुलर है, मतलब रेक्टेंगुलर है, हल्का फुल्का रेक्टेंगुलर है ना। इसके बाद अपर पेलियोलिथिक फेज में हमें ब्लेड्स एंड पॉइंट्स देखने को मिलते थे। देखो ये पॉइंट्स हैं, ये देखो पॉइंट। ठीक है, अब हर जगह इमेज अवेलेबल नहीं मिलती यार, मतलब समझा करो, बट अंडरस्टैंड करो कि दीज आर पॉइंट्स। ठीक है, और ये ट्राइंगुलर शेप में हुआ करते थे पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स ट्राइंगुलर शेप के हुआ करते थे। और इसी फेज में क्या हुआ था, पेंटिंग्स चालू हो गई थी। तो आई थिंक वी आर डन विथ पेलियोलिथिक फेज। हमने लोअर भी कर लिया, मिडिल भी कर लिया, अपर भी कर लिया, सारी साइड्स कर ली, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ले ली। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं मीसोलिथिक फेज में। सबसे पहले तो आपको मीसोलिथिक के बारे में ये जानना है कि मीसोलिथिक जो फेज था उसके जो भी टूल्स थे, मतलब सबसे पहले जो टूल्स थे दैट वर डिस्कवर्ड बाय जॉन इवांस। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अब लिखा है तो देख लो एक बार, जॉन इवांस। वैसे भी याद नहीं होगा, आई नो इट। ठीक है, तो मैं आई एम अगेन अगेन टेलिंग कि भाई स्लाइड्स में फोकस मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना, वो आपको ज़्यादा याद रहने वाला है। ठीक है, इसलिए अपना फोकस बढ़ाओ, स्लाइड्स के ऊपर मत जाओ कि स्लाइड्स मिल जाएंगी, पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना है मैक्सिमम यहाँ से गेन करो, लेक्चर से गेन करो, कि दोबारा स्लाइड्स नहीं भी पढ़ो, सिर्फ अपनी बुक्स पढ़ लो तो काम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज स्लाइड्स पर तो रिलाई नहीं करोगे आप लोग, अपनी बुक्स पर रिलाई करोगे जो भी आपने डिसाइड की होंगी। ठीक है, तो फिर देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि मीसोलिथिक पीरियड में भी जो हमारा ह्यूमन था ना, दैट वाज हंटर एंड गैदरर। कोई खास चेंज नहीं आया था। ठीक है, लेकिन एक चेंज आया था यहाँ पर, जो हंटिंग ना, अरे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इन पेलियोलिथिक पीरियड उनकी सोशल लाइफ। ठीक हो, सोशल लाइफ में हम आपको 2 चीज़ें बताएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जो भी सोशल ग्रुपिंग्स फॉर्म हुई थी, मतलब जो ग्रुप्स में शिकार हुआ करते थे, ग्रुपिंग में शिकार हुआ करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग के लिए ग्रुप्स थे। मतलब कोई फैमिली कल्चर या कम्युनिटी कल्चर इवॉल्व नहीं हुआ था, सिर्फ हंटिंग के लिए ग्रुप्स बने थे, हंटिंग करते थे, खाते थे, निकल लेते थे, सिंपल। ये पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ जो पेंटिंग्स मिली है ना अपर पेलियोलिथिक एज में, वो ये हमें दिखाती हैं कि जेंडर डिस्टिंक्शन वॉज अवेलेबल। ठीक है, मतलब कि ये जो पेंटिंग्स बनी है वहाँ पर दिखाई देता है कि जो लड़कियाँ हैं अभी भी वो लाइक घर की काम कर रही हैं। ठीक है, और जो लड़के हैं बाहर से आके शिकार करके लेके आ रहे हैं। तो मतलब ये जो वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन है दैट इज़ एक्चुअली टेकिंग फ्रॉम लास्ट यू कैन से 10,000 ईयर्स। ठीक है, समझ में आई? तो सोशल लाइफ हल्की सी याद रखना। अब इसके बाद आते हैं मीसोलिथिक टाइम पे। देखो मीसोलिथिक टाइम में सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, दे वर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, लेकिन हंटिंग में चेंज आ गया। क्या चेंज आया? अब ये लोग बड़े बड़े एनिमल्स की जगह छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करने लगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद लेकिन जो सबसे बड़ा इवोल्यूशन आया ना, ये सबसे बड़ा चेंज आया, दैट केम इन द टूल्स यूज़। ठीक है, टूल्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन थी बो एंड एरो की। तो मतलब अब ये लोग दूर से खड़े खड़े मार सकते थे अपने एरोज एंड ऑल, और अल्टीमेटली जानवर का शिकार कर सकते थे। मतलब उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, पास जाओ सिंपल सी बात है, वो भी आपको मार सकते हैं। ठीक है, तो बो एंड एरो का इवोल्यूशन हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट दी माइक्रोलिथ्स टूल्स। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रोलिथ टूल्स? माइक्रोलिथ्स का मतलब बहुत ही छोटे टूल्स हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा शार्पन हुआ करते थे। मतलब इतने शार्पन कि अगर मैं आपके गले में उड़ा दूँ तो अल्टीमेटली सब उड़ जाएगा।
मतलब यू विल डाई, ठीक है। उनको हम माइक्रोलिथ्स, बिल्कुल माइक्रो साइज के टून हुआ करते, बिल्कुल हाथ में आप रख सकते थे। जैसे कि आपने वो देखा होगा ना, व्हाट वाज द पीरियड दैट मोहनजोदारो मूवी, मोहनजोदारो मूवी में वो जो हेड रहता है, मतलब जो विलन रहता है, वो सबको उसी टूल से मारने की कोशिश करता है। दैट वाज माइक्रोलिथ, ठीक है। बहुत ही छोटा और बहुत ही शार्प एंड टूल था, ठीक है। उस चीज़ का यूज़ करके मारा करते थे। दैट वाज माइक्रोलिथ, ठीक है। अब देखो माइक्रोलिथ आप देखो पेन की तरह था, अगर आपको ध्यान हो। अब पेन की तरह था तो हम उससे पेंटिंग कर सकते थे। तो इस टाइम पे ना पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई, मतलब लाइक हर केव में, मेसोलिथिक केव में आप कह सकते हैं पेंटिंग्स थी। कई जगह लाइक वैनिश कर गई, बट मोस्ट ऑफ द मेसोलिथिक केव में आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। अब देखो माइक्रोलिथ टूल से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि एनिमल का शिकार आसान हो गया। तो अब देखो जैसे ही जो इंसान था ना एनिमल्स को मारता था तो तुरंत वो लोग मर नहीं जाया करते थे, कुछ टाइम के लिए जीते थे। तो उसने ये नोटिस किया कि एनिमल्स को सिर्फ हमें मार के खाने की जरूरत नहीं है यार, इनका हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूध, ठीक है, फ्रॉम बकरी एंड ऑल। तो अल्टीमेटली अब इन्होंने देखा कि एनिमल्स को सीधे मार के खाने का कोई फायदा नहीं है, इसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चालू हुआ, किसका? शीप्स एंड गोट्स का। देखो शीप्स एंड गोट्स क्यों? जस्ट बिकॉज दूध की वजह से, समझ में आया ना? तो ना इन चीज़ों को रिलेट किया करो। तो कौन कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर बो एंड एरो देखने को मिलते हैं, स्मॉल एनिमल्स का शिकार होता है, और उसके बाद मेसोलिथिक पेंटिंग्स देखने को मिलती है, माइक्रोलिथ टूल्स देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश, आदमगढ़, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। याद रखना, फैक्ट है, भूलना नहीं। दो यूपीएससी नहीं पूछेगा बट स्टिल हमें तो बताना है यार, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें इसी पीरियड से ब्यूरल्स भी देखने को मिलते हैं। ब्यूरल्स देखने को मिल रहा है मतलब कि सोशल लाइफ हल्की फुल्की चालू हुई होगी। तो उनकी सोशल लाइफ डिस्कस करते हैं। देखो इनकी ये जो पेंटिंग्स है ना, मेनली जो आदमगढ़ और भीमबेटका में मिली है मेसोलिथिक केव से, तो हमें उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर सेक्सुअल यूनियन देखने को मिलता है, चाइल्ड का बर्थ हुआ ये भी दिखाया गया है, चाइल्ड रेयरिंग हो रही है, मतलब चाइल्ड को पाला जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, और लोग जो मर रहे हैं उनका ब्यूरल बनाया जा रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी लाइफ चालू हो गई थी, ठीक है। और इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू पेलियोलिथिक पीरियड यहाँ पर जो सोशल लाइफ थी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी थी, सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी थी, मतलब जो ग्रुप था एक दूसरे को लोग अपना समझने लगे थे, ठीक है। तो ब्यूरल्स याद रखना। और लास्ट का एक जो फैक्ट आपके सामने लिखा है कि भैया पहली बार गंगा प्लेन्स का कॉलोनाइजेशन हुआ था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जस्ट बिकॉज गंगा प्लेन्स आर इंपॉर्टेंट, तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मेसोलिथिक फेज इज क्लियर ना। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ, चलो फिर से। स्मॉल एनिमल्स का शिकार होता था, बो एंड एरो, माइक्रोलिथ टूल्स का यूज़ हुआ। इसके बाद देवर स्टिल हंटर गैदरर्स, ठीक है। और मेसोलिथिक पेंटिंग्स देखने को मिलती है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिला। कहाँ पर? आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। सोशल लाइफ के बारे में कि भाई पूरी पिक्चर डिपिक्ट होती है सेक्सुअल यूनियन से लेके ब्यूरल सेरेमनी तक, और आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर सोसाइटी थी स्टेबल हो चुकी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेसोलिथिक फेज। नाउ लेट्स कम टू द नियोलिथिक फेज। नियोलिथिक फेज के जो पहले टूल्स थे दैट वर एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर प्रीमरोस, ठीक है। और नियोलिथिक फेज को हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज ना यहाँ पर ड्रास्टिक चेंजेस आए थे। अब आप पूछेंगे क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए थे? देखो सबसे पहला ड्रास्टिक चेंज ये आया था कि यहाँ पर एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी हमारे टाइमलाइन वीडियो में किस प्रकार से एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई। अब देखो एग्रीकल्चर की डिस्कवरी सबसे पहले कहाँ से पता चलता है कि कहाँ पर हमें एग्रीकल्चर लाइक क्रॉप्स एंड ऑल मिली थी? प्लेस का नाम याद रखना, दैट इज़ मेहरगढ़, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में मेहरगढ़ से हमें क्या देखने को मिलते हैं? क्रॉप्स। कौन कौन सी क्रॉप्स देखने को मिलती है? वीट, बार्ले, राइस एंड मिलेट। भाई याद रखना है, वीट, बार्ले, राइस एंड मिलेट, इसको नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर अगर हमारे पास आया तो सिंपल सी बात है कि अब इंसान को आजू बाजू रहना पड़ेगा, सो दे स्टार्टेड मेकिंग द हर्ट्स, ठीक है। और अगर आप हर्ट्स देखेंगे ना, मेनली ये जो हर्ट्स थी सर्कुलर शेप में हुआ करती थी, ठीक है। ये आपको याद रखना, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में हर्ट्स हुआ करती थी, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर शेप में ये हर्ट्स हुआ करती थी, और मेनली ये मड से बनी होती थी, ठीक है। मड्स और थोड़ी बहुत लकड़ियाँ एंड ऑल सबका यूज़ करके अच्छी सी हर्ट्स बनाया करते थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से दे बिकेम सेटल्ड पीपल, ठीक है। अब ये लोग नोमैडिक नहीं रह गए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी इस टाइम पे, दैट इज कॉल्ड एस दी व्हील। देखो व्हील का फायदा तो आपको पता है कि इनकी ट्रैवलिंग आसान हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग के साथ ही साथ व्हील से अब क्या बन सकता था? पॉटरी बन सकती थी। आपको पता है ना वो कुम्हार पॉट्स कैसे बनाते हैं? पॉटरी बन गई। अब बोलोगे पॉटरी का क्या यूज़ है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है।
पॉटरी में ये जो जितने भी गेहूँ थे, चावल था, ये सब स्टोर किया जा सकता था। पहले स्टोरेज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे इसकी वजह से स्टोरेज भी पॉसिबल थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम टूल्स की बात करें तो बहुत ही शार्पन हुआ करते थे, मतलब बहुत ही चमकते हुए टूल्स और बहुत ही शार्पन हुआ करते थे। और एग्जाम्पल बहुत सारी वैराइटीज आ गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डैगर्स, डिगिंग स्टिक्स, सेल्ट्स, ग्राइंडिंग स्टोन्स, सिकल, सॉ, स्लिंग स्टोन्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए थे, 2 याद नहीं होंगे और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ओके ना? चलिए, अब यहाँ पर कुछ साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है आपको। आई थिंक मैंने आपको मीजोलिथिक साइट्स बता दिए ना? ओके, मीजोलिथिक साइट्स नहीं बताई मैं आपको। सो भीमबेटका, फिर महादहा, सराई, नहर राय, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, लानगंज गुजरात। ठीक है, और याद रखना जो हमारी जो भीमबेटका की केव पेंटिंग्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। ऑलरेडी एक मेरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वीडियो अपलोडेड है ऑन ओनली आई चैनल, यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। अब देखो, अब हम आते हैं अपनी नियोलिथिक साइट्स पे। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, याद रखना। सबसे पहले तो कश्मीर वैली बहुत इंपॉर्टेंट है नियोलिथिक फेस में। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे ना, नियोलिथिक मेनली डेवलप वहाँ पर हुआ जहाँ पर जो स्टोन्स थे वो बहुत ही ईजी थे उनको, मतलब उनके ऊपर कढ़ाई करना एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, हार्ड स्टोन तो अवेलेबल नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ पर आसान था। कश्मीर वैली में आप जानते हो मतलब जो स्टोन्स है बहुत कमज़ोर हैं। फिर बिहार में चिरांद, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में बेलन वैली, और उसके बाद बुरजाम याद रखना। ठीक है, ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुरजाम क्यों? बिकॉज यहाँ पर ना आपको एक ऐसा ब्यूरल मिलता है जहाँ पर इंसान के साथ उसके कुत्ते को भी गड़ाया गया है, बुरजाम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डोमेस्टिक डॉग एंड मास्टर की कब्र कहाँ मिलती है, दैट इज़ बुरजाम। ठीक है, आई नो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग होगा, बट डोंट गो फॉर इट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, मेहरगढ़, सॉरी कोल्डिवा एंड महागरा। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिले थे राइस कल्टीवेशन के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया की साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे न्यूलिथिक फेस में, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, फिर कोडिकेल, कर्नाटका, पियामपल्ली, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में उटनूर, और बेलन वैली ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और मेहरगढ़ भी आपको बता ही दिया मैंने। देखो, यहाँ पर क्रॉप्स होती थी, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। तो अगर ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान तो मतलब इट इज़ मेहरगढ़। ठीक है, देखो ये साइट्स हैं, मतलब आई कैन नॉट हेल्प यू हियर, बस मैं थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू मैप पे दिखा सकता हूँ, याद आपको ही करने पड़ेंगे, वो भी मैप के थ्रू आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नियोलिथिक ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको बताया ना, पेलियोलिथिक फेस था, फिर मीजोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक आया, तो ये फेस ना पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में एक तरीके से नहीं चल रहा था यार। मतलब हो सकता है कि कुछ जगह पे अभी भी पेलियोलिथिक चल रहा हो, कुछ जगह नियोलिथिक चल रहा हो, कुछ जगह मीजोलिथिक चल रहा है, तो मतलब कॉन्टिन्यूटी हर जगह पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेंटेन नहीं थी। तो ये भी एक फैक्ट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब फाइनली हम आते हैं चालकोलिथिक फेस में। अब देखो, चालकोलिथिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली मेटल एज थी, और कौन सा मेटल यूज़ किया गया था? कॉपर। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर कॉपर यूज़ किया गया था, जैसे हम बोलते हैं आयरन एज को आयरन एज, तो कॉपर एज को कॉपर एज क्यों नहीं बोलते, उसे हम चालकोलिथिक एज क्यों बोलते हैं? भाई रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज हम यहाँ पर कॉपर तो यूज़ कर रहे थे, मतलब कॉपर का यूज़ चालू हो गया था, बट इसके साथ ही साथ हम स्टोन्स का भी यूज़ करते थे। और आप देखो चालकोलिथिक का मतलब ये है, चालको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो मतलब कॉपर प्लस स्टोन दोनों एक साथ यूज़ किए जा रहे थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब मेनली इनके जो फीचर्स हैं ना सोसाइटी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटी थी। ठीक है, मतलब ये लोग सेटल्ड लोग थे और फार्मिंग किया करते थे। अब यहाँ पर इनकी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कौन कौन सी? बार्ले, व्हीट, लेंटिल, बाजरा, ज्वार, रागी मिलेट्स, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम, और फाइनली कॉटन। ठीक है, लेकिन याद रखना ये लोग इवन राइस एंड फिश को भी यूज़ करते थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि इनको मतलब चालकोलिथिक वालों को ना ही आयरन के बारे में पता था, ना ही हॉर्स के बारे में पता था, और ना ही स्क्रिप्ट के बारे में पता था। अब मैं इसके ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ? जस्ट बिकॉज यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि क्या भाई हमारे जो हड़प्पा के लोग उनको घोड़े के बारे में पता था? तो आंसर इज नो। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फिर से, चालकोलिथिक फेज में आयरन, हॉर्स, स्क्रिप्ट तीनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये लोग बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ नहीं किया करते थे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लो। इसके बाद लास्ट दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से एक्चुअली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज यहीं पर लोग नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले तो उनका ब्यूरल मेथड क्या था? देखो, ये लोग सबसे पहली बात तो अपने घर के अंदर ही लोगों को गड़ाया करते थे। ठीक है, वहीं पर उनकी कब्र बनाया करते थे, और जो बॉडी का
मतलब लाइक साइन होता था या फिर डायरेक्शन में, दैट वाज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इस चीज़ को मत भूलना। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर लोग कौन सी पॉटरी यूज़ किया करते थे। देखो ध्यान से पढ़ना, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आएगा ब्लैक एंड रेड वेयर और फिर किस पीरियड को बिलोंग करता है। ये आप काफ़ी टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा, इवन हमारी ओनली की टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको पेंटेड पोट्रीज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लैक पिगमेंट्स होता है ना, उसके ऊपर पेंटेड पोट्री मिलेगी और मेनली चॉकलेट का शेप देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट शेप देखने को मिलेंगे। मतलब लाइक मेनली चॉकलेट शेप्स में लाइक बहुत सारे शेप्स हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ मुझे जो देखने को मिला, बट आप एक बार इमेज देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी। ठीक है, मतलब बहुत सारे शेप्स, नॉट जस्ट चॉकलेट, बस आप इतना रखिए ब्लैक पिगमेंट के ऊपर पेंट किया जाता था और बहुत सारे शेप्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्यूरल और उनकी जो पोट्री थी, इसको भाई रट के रख लेना, यहाँ से अगर कुछ भी रटना हो। ठीक है, लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ कि चालकोलिथिक एज के अंदर ही ना एक कोहिनूर हीरा था। आप बोलोगे व्हाट इज दिस कोहिनूर हीरा? तो कोहिनूर हीरा मतलब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आप कह सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप देखो चालकोलिथिक का फेस क्या है, 3500 BC 2000 BC, और हमारी हड़प्पा का फेस क्या था, ये देखो मैच्योर, अगर आप देखें या फिर आप पूरा देखो प्री हड़प्पन एज से लेके पोस्ट हड़प्पन एज तक। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी दैट वाज हड़प्पन एज, ये जो हमारी मैच्योर वाली है, 2500 BC से लेके 1750 BC तक। देखो अब कई बुक्स में 1900 BC भी लिखा है। ठीक है, अब भाई यूपीएससी बताएगा कौन सा सही, बट यूपीएससी आई थिंक ये डेट पे नहीं घुसेगा। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो हड़प्पन एज है, मतलब जो मैच्योर हड़प्पन एज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज में पूरे चालकोलिथिक पीरियड से बिल्कुल अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर पढ़ा, चालकोलिथिक पीरियड में कोई भी स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमें तो भाई उनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिलती है, कहाँ पर, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि उन्होंने ब्रंट ब्रिक्स का, मतलब जो पकी हुई मिट्टी थी, बर्न्ट ब्रिक्स था, उनका यूज़ नहीं किया चालकोलिथिक पीपल ने, उनको एक्चुअली पता ही नहीं था, या पता भी हुआ तो दे वर नॉट एबल टू यूज़ इट, बट हड़प्पा के लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है, ऊपर से उन्होंने बहुत सारे टाउन्स बनाए, सिटीज़ बनाई, जो एक्चुअली मतलब डिस्टिंग्विश करता है हमारे हड़प्पन एज को पूरे चालकोलिथिक पीरियड से। और आप कह सकते हैं जो मैच्योर हड़प्पा फेस था, इसमें हमें ब्रॉन्ज का यूज़ भी देखने को मिलता है, तो इसलिए कई बार इसे कहता है ब्रॉन्ज कल्चर भी है ये। ठीक है, तो ये कोहिनूर हीरा है चालकोलिथिक पीरियड के अंदर, तो इसको ध्यान रखना। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं यहाँ पर, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं भूलना है। अगर क्वेश्चन आएगा ना चालकोलिथिक पीरियड में, तो जो मैंने पॉट्स और लाइक ब्यूरल बताया वो, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कल्चर, आहारा कल्चर याद रखना, ये राजस्थान के पास था। ठीक है, कुछ साइट्स याद रखना, फॉर एग्जाम्पल आहार, फिर बराथल, गिलून। ठीक है, ये सब याद रखना। और यहाँ पर आपको ब्लैक एंड रेड वेयर का यूज़ देखने को मिलेगा। देखो भाई ये फैक्ट्स हैं, आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, इसके बाद कयाथा कल्चर, ये चंबर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मालवा कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गुजरात में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और याद रखना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मालवा कल्चर की जो साइट थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट थी चालकोलिथिक सेटलमेंट की। ठीक है, इसके बाद स्वालदा कल्चर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट में। और आखिरी में प्रभास एंड रंगपुर, मतलब मेनली कहा जा सकता है कि ये जो कल्चर था हड़प्पा कल्चर की तरह था, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगी, जैसे पॉलिश वेयर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मेनली आपको एक कल्चर याद रखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ना सिर्फ मैच द फॉलोइंग आएगा कि कल्चर मतलब चालकोलिथिक साइट आ गई, फिर एक जो आपके साथ नियोलिथिक साइट आ गई, और यहाँ पर कल्चर का नाम दे देंगे। ठीक है, और आपको मैच द फॉलोइंग करने को बोल देंगे। बस यही से ये एक्सपेक्टेड है साइट एंड ऑल से, इसलिए अच्छे से मैप प्रिपेयर कर लेना, बहुत काम आएगा। एंड लास्ट चीज़, जो भी मैंने फैक्ट्स बताए सिर्फ उतने ही याद रखना, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ स्लाइड्स के ऊपर मत जाना, जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपके सामने उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करना, वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। और इसके बाद लास्ट में जो लास्ट फेज बचा था दैट वाज द आयरन एज। अब देखो आयरन एज सिंपल सी बात है, आयरन का यूज़ हुआ। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करो तो आयरन एज स्टार्ट होती है अराइवल ऑफ आयरन्स के साथ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और हमारी जो साउथ इंडियन है वहाँ पर मेगालिथ्स के साथ चालू होती है आयरन एज। ठीक है, मेगालिथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लोगों को गाड़ दिया जाता था ब्यूरल, और उसके ऊपर पत्थर के डिफरेंट शेप्स रख दिए जाते थे। ठीक है, अब देखो इन सब के बारे में ऑलरेडी हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड द डिस्कशन हियर, बट ध्यान रखना आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया रिलेटेड टू वेदास, और साउथ इंडिया में रिलेटेड टू मेगालिथ। कुछ साइट्स हैं यहाँ पर अच्छे से याद रखना, हलूर, मास्की कर्नाटका में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, और तमिलनाडु में अदिच नालुर। आई नो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, बट क्या कर सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिकल साइट्स और उनकी फाइंडिंग्स को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना भूल गया, एक तो नियोलिथिक एज की सोशल लाइफ एंड चालकोलिथिक एज की सोशल लाइफ, तो पहले वो डिस्कस कर देता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर आ चुका था, तो मतलब अब ह्यूमन जो थे वो नोमैडिक नहीं थे,
वो अब सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। अब देखो जैसे ही सेटलिंग होगी ना तो हल्के फुल्के सोशल डिफरेंसेस पैदा होना चालू होंगे। तो दो उतने विजिबल नहीं थे बट फिर भी लाइक सोशल डिस्टिंक्शंस देखने को मिल सकते थे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई हमारे नियोलिथिक फेज के सोशल लाइफ में कि बर्थ एंड डेथ सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स बन गए सोशल लाइफ के। जैसे बर्थ हो रहा है तो कोई ना कोई पूजा पाठ एंड प्रथा एंड ऑल होगी, ठीक है। उसी प्रकार से डेथ हो रहा है तो ब्यूरल प्रैक्टिस होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सोशल लाइफ की, कहाँ की, हमारी नियोलिथिक फेज की। इसके बाद अगर हम चालकोलिथिक फेज की बात करें, मतलब सोशल लाइफ क्या थी उनकी, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर जो उनकी कम्युनिटी लाइफ थी वो फैमिली लाइफ में कन्वर्ट होने लगी। तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेदा के पीरियड में फैमिली लाइफ अपने पीक पे पहुंची, लेकिन जो शुरुआत थी फैमिली लाइफ की दैट स्टार्टेड फ्रॉम चालकोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है। मतलब आप कह सकते हैं नियोलिथिक फेज में हल्का फुल्का बेस रखा गया, लेकिन जो सोशल इनइक्वालिटीज थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी हमें चालकोलिथिक फेज में, ठीक है। तो ये सोशल लाइफ हो गई नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक की। इससे पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ मीजोलिथिक एंड पेलियोलिथिक की सोशल लाइफ। तो आई थिंक यहाँ पर ये पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। बस एंड में हम कुछ साइट्स और उनकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है यूपीएससी किसी ऑप्शन में इन सबको पुट कर दे और मैच द फॉलोइंग के लिए बोल दे, तो याद रखना इन सबको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ तो आता है भीमबेटका, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। मैंने आपको बताया था ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द साइट्स जो मिलती हैं वो मीजोलिथिक पीरियड की मिलती हैं और दीज वर मेनली ऑक्यूपाइड बाय होमो सैपियंस। अब सिंपल सी बात है मीजोलिथिक साइट थी तो बहुत सारी पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद मिर्ज़ापुर में आपको क्या देखने को मिलते हैं, गोट्स एंड शीप्स, ठीक है। गोट्स एंड शीप से यूजुअली वुल एंड दूध निकाला जाता था। इसके बाद आते हैं हम हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में आपको वाइल्ड शुगर केन देखने को मिलेगी। इनाम गांव में मदर गॉडेस का स्टैचू देखने को मिलेगा। मेहरगढ़ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहाँ पर, याद करो, याद आया ना, हाँ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, सेटल्ड लाइफ के। आई थिंक आपको याद होगा, जैसे ही एग्रीकल्चर आएगा तो ऑटोमेटिकली सेटल्ड लाइफ आ जाएगी। नियोलिथिक पीरियड में आपको बताया था मैंने मेहरगढ़ के बारे में। इसके बाद कोल्डियावा याद रखना, सबसे पहले एविडेंस मिले थे राइस के यहाँ पर। उसके बाद आदमगढ़ एंड बगौर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद चिरांड में आपको सरपेंट कल्ट देखने को मिलेगा। चिरांड इज इन बिहार। और याद रखना सरपेंट कल्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा, कहाँ पर, आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में। इसके बाद बुरज़ाउम के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज़ इन कश्मीर। और यहाँ पर एक ग्रेव मिली है जहाँ पर एक मास्टर उसके डॉग की कब्र मिलती है, मतलब हड्डियाँ अवशेष मिलते हैं। इसके बाद गुल्फ क्रल याद रखना, यहाँ पर पिट ड्वेलिंग मिली है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं साउथ इंडिया की, नियोलिथिक साइट्स हैं, उनको याद रखना। वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, मस्की, हलूर एंड पीकली हल, कोपालगाटू एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो फिर इसी के साथ ये पोर्शन होता है कंप्लीट, ठीक है। तो फिर इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर होता है कंप्लीट। हमने यहाँ पर टाइमलाइन देखी, प्री हिस्टोरिक एज देखा, एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन कमेंट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना यार कि स्लाइड्स के ऊपर मत जाना। तुमने जो बुक्स डिसाइड करके रखी है, 2 तमिलनाडु को, आर.एस. शर्मा, वट एवर इट इज़, उस बुक्स को रटना और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करना। लेक्चर जो मेरे वर्ड्स हैं ना, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। So with this, I conclude today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.